क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो वो आइडियली हम डोर्सल में कर रहे होते हैं और हम सिम्स स्पेकुलम भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो हमारी सीनियर्स हैं तो वो ये बोलती हैं कि नहीं, हमें सिम्स जो है वो सिम्स पोजीशन में ही स्पेकुलम यूज करना चाहिए। तो इसको थोड़ा क्लियर कर दें प्लीज। देखो, ये बात तो बड़ी क्लैरिटी से पता हो कि डोर्सल पोजीशन के अंदर आप सिम स्पेकुलम यूज नहीं कर सकते। डोर्सल पोजीशन के अंदर आप सिर्फ कस्कोज यूज कर सकते हो। ये इसकी एक लॉजिक है। लॉजिक इसकी ये है कि जब डोर्सल में पोजीशन पे पेशेंट होती है एंड शी इज लाइंग ऑन अ काउच, जब वो काउच पे लेटी है तो आप सिम्स किधर डालोगे? उसका हॉरिजॉन्टल ब्लेड तो सिम्स का वजाइना के अंदर चला जाएगा, लेकिन वर्टिकल ब्लेड कहाँ जाएगा? यू कैन नॉट इंसर्ट सिम्स इन अ डोर्सल पोजीशन व्हेन पेशेंट इज लाइंग इन अ काउच। सिम्स पोजीशन तब डोर्सल पोजीशन में डाला जाता है जब पेशेंट या तो बिल्कुल ही एक्चुअली लिथोटमी में इट्स इजियर टू पुट इन अ सिम स्पेकुलम। डोर्सल में बिल्कुल एज ऑफ काउच तक ला के इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। तो या तो डोर्सल में आप कस्कोज यूज करते हो, सिम्स हमेशा आप लेफ्ट लैटरल या सिम्स पोजीशन में ही यूज करते हो, ठीक है ना? सो इवन पॉप क्यू की भी आपने करनी है तो वो लैटरल सिम्स, जो मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन है उसके ऊपर आप करते हो, ठीक है? आप इमेजिन करके देखो ना, डोर्सल पोजीशन के ऊपर हाउ कैन यू पुट इन अ सिम्स पोजीशन व्हेन शी इज लाइंग ऑन अ काउच? आप उसको हमेशा या तो आप उसको एज ऑफ द टेबल तक लेके आओ, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। आधी पेशेंट नीचे लटक रही हो और आधी ऊपर, और डोर्सल पोजीशन बनाना एज ऑफ द काउच में बड़ी ज्यादती है पेशेंट की, तो आप हमेशा उसको लैटरल सिम्स में ही सिम्स डालोगे। जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैडम, ये शायद टॉपिक आप अभी प्रोसीड ऑन करेंगी, लेकिन शायद मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, पूछ लो। तो ये है कि ये क्वेश्चन आपको टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये एक मुझे बता दें। हाँ। वो ये था कि मैडम, अगर फॉर एग्जांपल वॉल प्रोलैप्स होता है तो जैसे यूवी प्रोलैप्स होता है, तो वॉल प्रोलैप्स में भी मैडम हमने ये सेम पोजीशन बनानी होती है और एंटेरोसील को देखने के लिए, बिल्कुल। और उसी, अच्छा उसमें भी ये करेंगे? वॉल प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन वैसा ही है जैसे प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन है। यूवी ठीक है। प्रोलैप्स का जो एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल वैसे ही है, except कि you will not find out cervix lying outside vagina, you will be seeing the vault lying outside the vagina। उसमें सिर्फ ये फर्क है, अदरवाइज इसका एग्जामिनेशन सेम है। और जो एग्जामिनेशन होगी इसकी, जो मैं एग्जामिनर से मांगूंगी, तो वो कैसे मैं कैलकुलेट करूंगी कि मैडम ये स्टेज 2 है या ये स्टेज 3 है? उसमें टोटल वेजाइनल लेंथ मांगूंगी और -2 सेंटीमीटर, या कैसे मैडम? आप उसके अंदर बिल्कुल देखो, वॉल्ट के अंदर वेरी फ्रैंकली जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे हम करते हैं यूवी प्रोलैप्स के अंदर तो हमें पता होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री। वॉल्ट के अंदर ऑब्वियसली इफ इट इज बिलो, इफ इट इज अबव द इंट्रोइटस और वो उसके ऊपर है, बट यस इट इज विद इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द वजाइनल लेंथ बट इनसाइड द इंट्रोइटस, जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, तो फिर तो वो फर्स्ट डिग्री है। अगर वो 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो द ऑस इंट्रोइटस है तो फिर वो सेकेंड डिग्री है, और थर्ड डिग्री में डेफिनेटली बिलो दैट लेवल। तो तो अब वही बीचम उसके अंदर क्लासिफिकेशन ही अप्लाई होगी इस पे, जो बीचम क्लासिफिकेशन हम करते हैं, या पॉप उस वो क्यू? उस तरह से तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि आपको कोई यूट्राइन बॉडी तो फील नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ना? हाँ। हम्म। तो मैडम फिर ये पॉप क्यू पे वही वाली स्टिक मेजर करके, लेकिन आप लाइक मुझे, पॉप क्यू वाली ही मेजरमेंट्स इस पे भी अप्लाई करते हो, बट इफ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉप क्यू इन द एग्जाम, आप खुद से नहीं ये टॉपिक छेड़ना चाह रहे हो और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री करके करना बात चाह रहे हो या माइल्ड मॉडरेट सिवियर करके करना चाह रहे हो, तो फिर आप इसी तरह अंदाजा करके कर लेते हो कि वो भी बोल कोई सकते हैं अबव फिर। द इंट्रोइटस 1 सेंटीमीटर बिलो द इंट्रोइटस और बियॉन्ड दैट इज थर्ड डिग्री। हम्म। तो मैडम मैं यही कह रही हूँ ना कि अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री की बात हो ना, तो वो तो मैं इस पे अप्लाई कर लूंगी, लेकिन ये जो टीवीएल प्लस -2 सेंटीमीटर की, वो तो सारी पॉप क्लासिफिकेशन है वो ना? फिर पॉप क्यू आ जाएगी, वो और तो इसके पॉप क्यू अंदर है। तो मुझे बिकॉज तो इट इज पता ही अ नहीं वॉल्ट। लगेगा कि ये कौन सा स्टेज है, मुझे तो ये मैंने पता नहीं लगेगा जब नहीं, तक कि क्यों मैं नहीं पॉप पता क्यू में। चलेगा आपको? एक तो सब्जेक्टिवली भी आप मेजर कर सकते हो, फिर अगर आपकी वॉल्ट 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बाहर आई हुई है इंट्रोइटस से, अच्छा, ऐसा? तो वो फिर मेजर डिग्री, वो थर्ड डिग्री में आ जाएगी। और ऑलवेज रिमेम्बर, यूवी प्रोलैप्स में मैंने कहा था कि इंटेरोसील की बात करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रेयर कि यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स के साथ इंटेरोसील हो। रेक्टोसील और सिस्टोसील होगी, लेकिन इंटेरोसील इज अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन विद यूवी प्रोलैप्स, बट वॉल्ट प्रोलैप्स कैन नेवर अकर विदाउट इंटेरोसील। So enteroseal has to be there with the wall prolapse. थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह। You're welcome. ठीक है, चलो गुड। अब फिर हम आज का टॉपिक, एज इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द pelvic organ prolapse,
हमने करना है द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, और साथ हम बात करेंगे फिस्टुला की भी। सो वी कैन स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली विद द सर्जरीज। अगर उससे पहले कोई सवाल है या किसी ने वॉलंटियर करना है और कोई खुद सर्जरीज बताना चाह रहा है, क्योंकि सर्जरी सारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एक चीज, दूसरा ये थोड़ा सा है रट्टा, आपको स्टेप्स आने चाहिए। देखो, यू मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म द सर्जरी वेल, जैसे कि सेक्रोकॉल्पोपेक्सी है या फिर इवन मैनचेस्टर है, तो लेकिन आपको उसके स्टेप्स 1 2 3 करके आने चाहिए वहां पे। अगर यस, बिकॉज इट्स अ सिंगल एग्जाम नाउ, एक ऑस्की होती है, एक एक्सटेंडेड टोक्स टाइप है, किसी एक में मॉडल भी पढ़ा हो सकता है अबाउट द मैनचेस्टर, बट अगेन वो कम चांस होता है, बट आपको आना चाहिए थोड़ा सा। फॉदरकिल और स्टैनफोर्ड शूचर्स और ये सब आपको थोड़े से पता होने चाहिए। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि आपको जो है ना इसका वो आना चाहिए, क्या उसे कहते हैं, स्टेप्स आने चाहिए 1 2 3 करके, कि VH है, आप सब शायद VH तो चलो की भी होगी, देखी भी होगी, करते होगे, बट उसको एग्जाम में बोलना 1 2 3 करके, तो असल बात तो फिर वो है ना सारी। ठीक है, कोई अगर करना चाह रहे वॉलंटियर तो कर ले, फिर हम उसको बाद में बात भी कर लेंगे एक एक करके। यस जी मैम, मैं बताओ। भी इसके लिए वॉलंटियर करूं ताकि मैम हाँ, जल्दी जल्दी वेरी फाइनल गुड, हो जाए। आई एम इम्प्रेस्ड ऑलरेडी विद यू, क्योंकि ये काफी मुश्किल काम है इस टॉपिक पे वॉलंटियर करना। सो हम किस से स्टार्ट करें? लेट्स स्टार्ट विद ओके, हम इस सीक्वेंस में कर लेंगे कि हम पहले मैनचेस्टर रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम TAH या TLH कर लेते हैं, फिर हम VH की बात कर लेंगे, फिर हम सेक्रोकॉल्पोपेक्सी की बात कर लेंगे, सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। ठीक है, सो टू स्टार्ट विद, लेट्स स्टार्ट विद द मैनचेस्टर रिपेयर। पहले क्विकली बता दो कि मैनचेस्टर किस में इंडिकेटेड होगी? मैम मैनचेस्टर रिपेयर जो है, हम जो हमारे पास एलोंगेटेड सर्विक्स है उसके लिए करते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट बात, इन whom you want to conserve uterus with elongated cervix। यस मैम, मैम जो लाइक एलोंगेटेड सर्विस है, सिर्फ उसको कट करते हैं कि यूट्रस जो है हमारे पास जो है सपोर्ट उसकी रह जाए। ठीक है, हम उसमें फिर मैनचेस्टर रिपेयर करते हैं। And yes, you are conserving uterus in that patient, right? यस ऐसा मैम, ही वी है हैव ना? कंजर्व्ड यूट्रस मैम। जी हाँ, ऐसा ही है। तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि मैनचेस्टर कब करनी है, क्या है मैनचेस्टर, क्यों है, आपकी एक लाइन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एज वी नो दैट मैनचेस्टर अब बहुत कोई इनकरेजिंग सर्जिकल प्रोसीजर नहीं रहा वर्ल्ड ओवर, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है मैनचेस्टर रिपेयर। हाउएवर, इफ देयर इज अ पेशेंट हु हैज गॉट वेल सपोर्टेड यूट्रस with elongated cervix and you want to conserve uterus in that patient, then you will be doing the Manchester repair. ठीक है, now what are the steps of Manchester repair? मैम मैनचेस्टर रिपेयर में मैम सबसे पहले तो मैम हम पेशेंट को इंग्लिश में काउंसिल बताओ। And first of all, I will counsel my patient regarding the procedure, and I will tell her that as we have to conserve your uterus, and we have to just remove the cervix, which is elongated. So for that, I will first do her pre-op investigations, complete that, and also optimize her health. After that, I will put her on elective list. She will come. She will be first on OT list, and before that, I will also reconfirm my findings, and that is I will do her per abdominal and also her bimanual, and I will ensure that her cervix में उसको एक बार फिर मैं check कर लूँगी, and uterus is well supported. After that, I will shift her to OT, and ma'am, in OT, after anesthesia is given, I will again confirm my findings, and I will check WHO checklist. After that, I will we hold the anterior and posterior lips of cervix with Valsalem, and I will check the cervix and give a circular incision on the elongated cervix, and No, yes ma'am. मैनचेस्टर में ऐसे नहीं करते। देखो, बात ये है कि ठीक है, मैम काउंसिल कर फर्स्ट दिया, टू वो तो आप हर डिमार्केट पेशेंट द में बोल दोगे। मैम ब्लैडर साउंड से हम डिमार्केट करेंगे कि कितना जो है एक्सटेंड कर रहे हैं ब्लैडर ना, तो फिर उसके बाद जो हम सर्कुलर इंसिजन देते हैं। बिल्कुल, सर्कुलर ऐसे ही नहीं दे देना। हम सानिया इसमें बताए, भी मैडम ऐसा है कि डॉक्टर साहिबा, सर्कुलर कैसे दे दोगे? वो तो मैडम सारा ब्लैडर सर्कुलर अभी नहीं उसके होगा, ऊपर लगा वी हुआ है। Ma'am, शेप होगा, sound the वी bladder. शेप Ma'am, इंसिजन I will होगी। sound the bladder. Ma'am, I will वी sound the bladder. जी जी, आप बताएं। हाँ, मैं कह रही हूँ ना कि इसमें वी शेप इंसिजन हम देते हैं सर्विक्स के इर्द गिर्द
अगर हमारे पास जो है ना हमने करनी है ब्लैडर को, फिर हम पुश अप करते हैं, देन वी हैव ऐसे नहीं बताती हूँ। हाला आप बताओ क्या बता रहे थे साउंड ऑफ ब्लैडर करके? मैम पहले हम ब्लेडर को साउंड करेंगे, जो उसका सबसे लोअर जो ब्लेडर में जब मैं साउंड करूंगी और जो उसका लोअर में डिमार्केशन आ जाएगी कि ब्लेडर में ये साउंड है, उसके नीचे मैं इंसिजन दूंगी, एंटीरियर सर्कुलर इंसिजन दूंगी, देखो मेरी बात सो दैट आई कैन डाइसेक्ट द ब्लेडर अगेन। ठीक है, देखो मैनचेस्टर का मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि हम एक तो यूट्रस को कंजर्व करें और इलोंगेटेड सर्विक्स को निकालना है। ऐसे ही नहीं हमने वजाइना से सर्विक्स को पकड़ के सर्कुलर इंसिजन दे देना। उस सर्कुलर इंसिजन में क्या क्या आ जाएगा, उसका सारा ब्लैडर वहां सर्विक्स के ऊपर आकर लगा होता है। उसका यू हैव टू मोबिलाइज द सर्विक्स फर्स्ट, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि फर्स्ट यू विल साउंड द ब्लैडर, यू विल फाइंड आउट कि ब्लैडर सर्विक्स के ऊपर कहाँ तक है। When there is elongation of cervix, mostly you find a cystocele also attached with it. वो anterior wall की साथ hypertrophy भी हुई होती है वजाइना की, और साथ वो नीचे तक ब्लैडर आया होता है cervix के ऊपर. So you will sound the bladder to find out the extent of bladder on the cervix. आप V-shaped inverted V incision देते हो, लेकिन not on the cervix. आप उसको anterior vaginal wall में देते हो और bladder को separate कर लेते हो cervix से। और cervix जब bladder से separate हो जाता है, anterior posterior lips को cervix को पकड़ के you pull it slightly and then you first cut the uterosacral ligament first, ठीक है। amputation आप उसकी बाद में करोगे, पहले uterosacral और sacral और transverse cervical ligaments को आप कट करोगे, सर्विक्स मोबिलाइज हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द सर्विक्स को एम्पिटेट करोगे और फिर आप फॉदरगिल और स्टनफोर्ड सूचर्स लगाओगे। और फॉदरगिल और स्टनफोर्ड सूचर का क्या मकसद होता है, वो वजाइनल वॉल के साथ एक नियो सर्विक्स क्रिएट करता है। देखो 2-3 बातें बहुत जरूरी है मैनचेस्टर रिपेयर में एग्जाम में बोलने की। यू मे नॉट बी एबल टू, इवन यू मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेल ऑल द प्रोसीजर। आपने क्या बातें बोलनी है, मैनचेस्टर रिपेयर है क्या, इलोंगेटेड सर्विक्स इन हुम यू आर कंजर्विंग यूट्रस, ठीक है। उसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपने ब्लैडर सेपरेट किया, सर्विक्स को मोबिलाइज किया, यूट्रोसेक्रल और साथ आपने ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स को कट किया, ठीक है। उसके बाद आपने नियो सर्विक्स क्रिएट एम्पुटेशन किया, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द सर्विक्स को, और नियो सर्विक्स क्रिएट किया। क्रिएटिंग नियो सर्विक्स विद द फॉदरगिल एंड स्टनफोर्ड सूचर। ये 4-5 बातें याद करके बोलो तो ही आपकी मैनचेस्टर रिपेयर कंप्लीट है। इसमें ये कॉन्सेप्ट सिर्फ होना कि आपने एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द सर्विक्स को कट कर दिया है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक ये कि आप कर किस में रहे हो, ठीक है। दूसरा ये कि आपने करते हुए किस किस चीज का ध्यान रखा, आपने ब्लैडर साउंड किया, एंटीरियरली ब्लैडर को पुश किया, पुश करने के बाद ही यूट्रोसेक्रल और ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कट होते हैं। ये वो स्टेप्स हैं शुरू वाले 2-3 जो कि VH में किए जाते हैं, इनिशियल स्टेप्स ऑफ VH, जिसमें आप यूट्रोसेक्रल और ट्रांसवर्स सर्वाइकल को पकड़ते हो आफ्टर सेपरेटिंग द ब्लैडर, ठीक है। जब आपने नीचे से, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द सर्विक्स को आप कट करोगे। एक्स्ट्रा लेंथ कट करने के बाद नियो सर्विक्स क्रिएट किया विद द फॉदरगिल एंड स्टनफोर्ड सूचर्स, ठीक है। उसके बाद अभी मैनचेस्टर खत्म नहीं हुई, तो उसके बाद मैनचेस्टर के अंदर आप एंटीरियर और पोस्टीरियर रिपेयर भी करोगे, ठीक है। आपकी मैनचेस्टर रिपेयर खत्म नहीं होगी एंटीरियर और पोस्टीरियर रिपेयर के बगैर, ठीक है। इसके अंदर कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर रिपेयर। वो बोलना है तो बोल दो बेशक, वो इसलिए क्योंकि आप अगर यूट्रस कंजर्व कर रहे हो तो आप साथ में एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग भी कर लो, ताकि कहीं वो कोई पैथोलॉजिकल यूट्रस तो नहीं है, ठीक है। तो अगेन मैनचेस्टर रिपेयर is done in patients in whom you are conserving uterus with well supported uterus and elongated cervix. After shifting the patient to operation theater and after anesthesia, you paint, drape and empty bladder, do EUA. ये जो EUA आपने प्री ऑप में कर दिया था, वो प्री ऑप में नहीं करना, वो OT में ले जाके आफ्टर एनेस्थीसिया होता है। And you confirm your findings. Then you will empty, you have already emptied the bladder, and you will hold the cervix. You will put in the sim speculum, hold the anteposterior lips of the cervix. You will sound the bladder to check the extent of the bladder or the size of the bladder or the extent of the bladder reaching onto the cervix. You will give inverted V incision on the anterior vaginal wall, separate the bladder from the cervix and push it up. And then you will apply, you will clamp and cut the uterosacral and the transverse cervical ligaments, mobilize the cervix, will amputate the extra length of the cervix and create neo cervix with the Fothergill and Stanford suture and do anterior and posterior repair, ठीक है।
दिस इज मैनचेस्टर। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, ये एंटीरियर रिपेयर तो हम करते हैं, पोस्टीरियर रिपेयर भी इज द पार्ट ऑफ द मैनचेस्टर? बिल्कुल, क्योंकि देखो एक तो सर्वाइकल इलॉन्गेशन होती है, इस सर्वाइकल इलॉन्गेशन के साथ आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर्वाइकल इलॉन्गेशन के साथ मोस्टली जब सर्विक्स वजाइना से बाहर आ रहा होता है तो वो अपने साथ, बिकॉज उसके ऊपर एंटीरियरली ब्लैडर आकर लगा होता है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स आकर लगा होता है, वो उन दो चीजों को अपने साथ लेके नीचे आ रहा होता है। और जब वो नीचे आता है तो उसमें रेक्टोसील और सिस्टोसील आपको मिलती है। तो इसलिए एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर इज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर रिपेयर, क्योंकि पेशेंट की जो कंप्लेंट है समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना वो फिर ठीक नहीं होती। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, मैडम इंटीरियर पोस्टीरियर मतलब प्रोलैप्स है और यूट्राइन वेल सपोर्टेड है, इस तरह से बता रही हैं आप? आपका बात बिल्कुल ठीक है, यूट्रस वेल सपोर्टेड है लेकिन एंटीरियरली सिस्टोसील और रेक्टोसील है विद द सर्वाइकल एलोंगेशन। लेकिन मैम सब पेशेंट में तो जो है वो रेक्टोसील नहीं होती है, बहुत ऑब्वियस सिस्टोसील नजर आती है। That you will see if it is really needed, but mostly it is needed and बुक्स में मैनचेस्टर का पार्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर। ओके ठीक। मैडम ये जो होता है कि वेल सपोर्टेड यूट्रस एंड एलोंगेटेड सर्विक्स और उसके साथ हमें मिले तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं? सेकंड डिग्री प्रोलैप्स बोलेंगे? नहीं, वो प्रोलैप्स नहीं होगा, वो फिर सिर्फ एलोंगेटेड सर्विक्स होगा। ठीक है। मैम इसकी कोई हम मैम फॉलो अप मतलब एक क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि अभी आपने ये सर्जरी कर ली तो इसका फॉलो अप क्या होगा? इसका फॉलोअप देखो ना, फॉलोअप के अंदर अगेन आप उसको यस वही पोस्ट ऑपरेटिव सारी केयर आप कर दोगे। फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फ्यूचर डिलीवरीज की। फ्यूचर में तो वो शी कैन नॉट डिलीवर नॉर्मली, वो फिर सिजेरियन सेक्शन ही है उसका ऑप्शन, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। यस मैम। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। मैम इसमें जो सर्विक्स का पार्ट आप बता रही हैं वो उसका मतलब कितना कोई साइज हम लोगों ने एक्सरसाइज करना होता है जो सिर्फ इलोंगेटेड है? एलोंगेटेड देखो, नॉर्मली सर्विक्स की लेंथ अगर आप कहो कि 3 सेंटीमीटर तक है तो ये आपका एलोंगेट होके मतलब 5 to 6 सेंटीमीटर भी हुआ होता है, तो हाफ ऑफ द लेंथ आप कर देते हो ताकि नॉर्मल सर्विक्स की लेंथ रह जाए। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम जितना लेफ्ट बिहाइंड लेंथ होती है वो कितनी होती है? ऑलमोस्ट इक्वल टू द नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ। मैम सर्विक्स की लेंथ स्पाइन तक होनी चाहिए ना? स्पाइन तक नॉट स्पाइन से ऊपर नेसेसरीली, ये भी जो बात आपने इंटरेस्टिंग स्पाइन की है, के आप ऊपर। इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन आप एज अ होल इस तरह भी कर सकते हो कि 2 to 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो रिमेनिंग सर्विक्स है। डॉक्टर कौन सी बुक में ये अच्छे लिखे हुए हैं? ये सारी किताबों में बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, मैनचेस्टर में तो कुछ भी नहीं है, ये तो इवन शॉज में बड़ा अच्छा दिया हुआ है ये जो प्रोलैप्स वाला चैप्टर है। ठीक है, डॉक्टर अगर सिर्फ सर्वाइकल डिसेंट है मतलब इलोंगेशन है और हमें माइल्ड सिस्टोसील मिल रहा है तो हम इंटीरियर रिपेयर उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन पोस्टीरियरली हमें रेक्टोसील वगैरह नहीं मिल रहा, फिर भी हम पोस्टीरियर रिपेयर करेंगे? इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन। ठीक है ना, रेक्टोसील मोस्टली होता है, आप देख लोगे, क्योंकि देखो हर जगह पर यही लिखा है कि मंचे, वैसे आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी हु डजंट हैव रेक्टोसील जिसके अंदर सर्वाइकल एलोंगेशन हो या कोई और इस तरह के प्रोलैप्स का मसला। तो एंड पोस्टीरियर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर इज अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर रिपेयर। तो मैडम ये इंटीरियर पार्ट है वो तो हम कवर कर रहे हैं स्टम्प्ड ऑफ फ्यूचर टेक्निक से, और पोस्टीरियर फर्दर गियर, तो ये पोस्टीरियर और इंटीरियर यही है मैडम? एंटीरियर फर्दर गियर होता है, पोस्टीरियर स्टम्प्ड ऑफ होता है। पोस्टीरियर स्टम्प्ड ऑफ होता है, अच्छा मैडम। मैडम अब नेक्स्ट सर्जरी करो। हाँ गुड, नेक्स्ट अब एक थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान कर लेते हैं, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी बता दो। प्री ऑप प्रिपरेशन हो गई है, पेशेंट इज शिफ्टेड टू ऑपरेशन थिएटर, उससे आगे हाँ जी हाला टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी जी। मैडम आप कोई और बताएं। कोई और अपनी पसंद की कर लो, वीएच मैडम मैं कर बता दूं? चलो उतनी देर कोई और बता दे, टीएच वो बता दें, फिर अगली आपसे पूछते हैं जी। अब अगली सोच के रखो कौन सी बतानी है हाला जी। मैम सभी मैं बता दूं? जी जी बताएं। मैम। An abdominal hysterectomy is performed through a low transparency and through the midline depending upon the size of the uterus.
The steps of the total abdominal hysterectomy after the abdomen is open through madam low transverse in CN वाले बता दो. Number 1 the मेरी round. बात सुनो, मिडलाइन का नाम ही नहीं लेना गायनी में. ठीक मैडम. हम कहाँ देते हैं मिडलाइन कि क्या साइज ऑफ द यूट्रस से हमें फर्क पड़ता है. और दूसरी बात ये कि मिडलाइन तो कोई स्टेजिंग हो रही है, कोई और ही किस्म का केस है, वो भी ऑन्कोलॉजिकल सर्जन के साथ आप खड़े हो एटसेट्रा एटसेट्रा. ये मिडलाइन का क्या कॉन्सेप्ट आपने कर दिया. TH के लिए midline is not an incision. Vertical is not an incision for TH. Okay, ma'am. Number 1, the round ligaments are divided. If the tubes and ovaries are to be removed, then the infundibulopelvic pelvic ligaments are ligated and tied, and the uterus should be identified first. The ureter should be identified before tying up this. Then the uterovesical peritoneal fold is divided, and the bladder is reflected down past the cervix. The parametrial tissue is divided. The uterine vessels are ligated and tied. The paracervical tissue and the uterosacral ligaments are ligated and tied. The vagina is open and the uterus and cervix are removed. The vagina is usually closed with an absorbable suture. Hemostasis is confirmed, confirming all pedicles, and then the abdomen is closed. बहुत अच्छा बताया. 1 सेकंड मुझे देना. जी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने बताया. So yes, almost all the steps are covered. बस once you say that patient is already in operation theatre, तो आप वही UA और pain rape UA की बात कर दोगे, catheterize जरूर करोगे, and then you'll give the transverse incision. EUA इसलिए करेंगे क्योंकि again वही बात कि EUA से हमारा size of the incision and also हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा incision. लेकिन never talk about the midline incision and gynae. We never give midline incisions. हमें पता है. सो ट्रांसफर से ही शुरू करेंगे. और यस आपने ठीक है राउंड लिगामेंट और वो, आई डोंट नो व्हाई यू मेंशन्ड अबाउट द यूरेटर्स. खुद से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है. फिर वो कहते हैं कि जी यूरेटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ से कहाँ जाता है यूरेटर. और आई डोंट रियली थिंक कि राउंड लिगामेंट और ओवेरियन ट्यूबोवेरियन को लाइगेट करते हुए आप ओवेरियन को देखो इतना. सो यूट्रस को एक्सटीरियराइज कर लोगे तो फिर यूरेटर वैसे ही नीचे चली जाती है, पीछे हो जाती है वंस यू ब्रिंग आउट, जब आप एक्सटीरियराइज कर लेते हो यूट्रस को. सो बाकी द रेस्ट ऑफ इट वाज गुड. फ्यू पीपल ओपन अप द ब्रॉड लिगामेंट आल्सो एंड देन दे सेपरेट द इंटीरियर वेसिको-यूट्राइन पाउच. तो वो भी ठीक है तरीका. वो जरा ज्यादा लॉजिकल भी लगता है कि ब्रॉड लिगामेंट खोल के आपको यूट्राइन वेसल्स मिलती हैं, बट दैट्स ऑल राइट. सभी ने भी जिस तरह बताया वो ठीक है. TLH के अंदर एक्चुअली वी ओपन अप द ब्रॉड लिगामेंट एंड एवरीथिंग. सो उसके अलावा ये कि यस, और फिर वॉल्ट आपने स्टिच कर लिए, दैट्स ग्रेट, गुड. अच्छा हाला ने सोच लिया अगला प्रोसीजर कौन सा बताएंगे? यस मैम, मैंने सोच लिया, लेकिन मैम ये जरा TH का आप जरा एक बार फिर वो कर, लाइक यूएई हमने कर लिया है. मैम स्टेप्स वाइज जरा बता दे ताकि हम नोट कर लें. स्टेप वाइज बिल्कुल वही जैसे सभी ने बताया कि यू ओपन अप द एब्डोमेन विद द ट्रांसवर्स इंसिजन, you do the you note the intraoperative findings, and then you exteriorize the uterus. You identify the round ligaments and tubovarian ligaments and tie them. If you want to bring out the ovaries as well, then you'll tie the infundibulopelvic ligaments, and then you separate the पहले अब vesico-vaginal vesico-uterine pouch separate करेंगे, and then you hold you do the parametrial dissection, and then you hold the uterine arteries, and then you reach the transverse cervical and the uterosacral ligaments, and then you open up the vault, and then you close the vault, and meanwhile you also approximate both the uterosacral ligaments, or you tie both the uterosacral ligaments, and then you close the abdomen in reverse order. ठीक है? Yes ma'am. Ma'am, I will tell about VH now. Ma'am, first of all I will बताएं. First of all, I will exclude the contraindications, and ma'am, I will do first of all consult my patient regarding the surgery, and then I will put her first on list. I will take her to OT, and after anesthesia is given, I will do UAE of my patient to confirm the findings. After that,
I will hold the cervix with Valsalem, the anterior lip and the posterior lip, and after that I will sound the bladder and see the lower limit of the bladder demarcation on the anterior vaginal wall. After that, I will give a circular incision throughout both the anterior lip जो है और posterior lip है, and I will dissect away the bladder from the cervix. After that, I will also do posterior dissection, in which I will open the rectouterine pouch, followed by uterosacral pouch, and the uterus will be taken away. The uterosacral and the cardinal ligament are clamped together, and then I will ligate the uterine arteries, followed by tubo-ovarian arteries and the round ligament, and the peritoneum will be closed and the pedicle will be exteriorized, and the upper pedicle will be tied with one another in the midline, and I will close the vault. And after that, ma'am, I will also tie one knot on posteriorly so that I can prevent the interocele later on. And after that, I will continue with my anterior and posterior repair. And then, ma'am, ठीक है, गुड, यू डिड वेल, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा था। देखो जितने भी प्रोसीजर्स है ना, जैसे हमने 1 2 3 मैनचेस्टर कर लिया था, TH भी मेरा ख्याल है हार्डली 1 मिनट के अंदर अंदर बोली गई, इस तरह VH भी 1 मिनट के अंदर अंदर बोल दो। ये जो प्रोसीजर है ना, ये सिर्फ ये है कि वहां पे आपको पता हो कि आपने कॉन्सेप्ट देना है कि ये है क्या। मतलब आप कोई एक स्टेप बकायदा, अब जैसे हमने TH के अंदर भी किया कि वॉल क्लोज कर लेंगे, बोथ यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स को टाई कर देंगे, बट नॉट नेसेसरली दैट हाउ यू आर डूइंग इट। तो वहां पे भी सिर्फ आपने बताना ही है, तो आपने क्विकली एक उसमें बता देना है। ठीक है, एक सेकंड प्लीज। ओके, सो आपने इसी तरह VH के अंदर वो एक जमाना होता था, आई डोंट नो अब आप लोग उस वो 10 स्टेप्स ऑफ VH बोला करते थे कि आपने एंटीरियरली पहले एंटीरियर वेजाइनल वॉल को सेपरेट किया और ब्लैडर को सेपरेट करके पुश अप कर दिया, एंड देन you hold the uterosacral ligament and the cardinal ligament and you open up the posterior pouch, and then you further dissect उसको, आप uterine arteries को करते हो, and then you open the anterior pouch, और फिर आप ऊपर ट्यूबोवेरियन पे जाते हो, एंड देन you remove the uterus, और फिर आप वॉल्ट को करते हो और यूट्रोसेक्रल्स को करते हो। सो यू कैन डू इट, आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो ताकि 1 2 3 टक टक करके करें। हाउएवर हाला ने भी जो बताया इट वाज गुड, बट वही थोड़ा सा स्पीड अप कर दो उसको ताकि टाइम और कम लगे। ठीक है, उसके अंदर पहले यूं ही किया करते थे ना कि पहले इंसिजन ऑन द इंटीरियर यूट्राइन वॉल, इंटीरियर वजाइनल वॉल, सेपरेटिंग द ब्लैडर, ओपनिंग द पोस्टीरियर पाउच, ligating and separating the uterosacral and the cardinal ligaments, opening the anterior pouch, ligating and cutting the tubo-ovarian ligament and removing the uterus, approximating or suturing the uterosacral ligaments together, closing the peritoneum and then closing the vault and doing the anterior and posterior repair. ये होती थी VH। ठीक है, इसको इस तरह याद कर लो, ये 2-4 स्टेप्स करके। क्या ख्याल है? मैडम इसकी फॉलोअप भी बता दे, क्योंकि मैम वो लोग हर जगह पे फॉलोअप पूछ रहे थे। और फॉलोअप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखो फॉलोअप तो सबसे इंपॉर्टेंट है। VH हमने किया फॉर द पेशेंट हु इज हैविंग प्रोलैप्स, तो उसके फॉलोअप में आपने क्या क्या बातों का ख्याल रखना है आपको। आपने उसको इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर ना बढ़ने का बताना है, देयर शुड बी नो क्रॉनिक कफ और लिफ्टिंग अप हैवी वेट्स, और वो स्क्वेटिंग पोजीशन पे ना बैठे या फ्लोर पे ना बैठे, और उसका आपने वो फिर फॉलोअप में ऑब्वियसली 2 वीक्स के बाद शी विल ब्रिंग अप हर रिपोर्ट, बायोप्सी रिपोर्ट आल्सो, और फिर आप उसको रीइंफोर्स करोगे सारी बातें ताकि रिकरेंस ना हो या वॉल्ट प्रोलैप्स ना हो, ताकि वो वाला लाइफस्टाइल तो इन एनी केस चेंज करना पड़ता है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोलैप्स वाली क्लास में किया। तो यही इसका फॉलोअप है। मैम फॉलोअप में वही सब कुछ बताना होता है ना, जिसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना होता है, उन्हीं को अवॉइड करें ताकि रिकरेंस ना हो। मैम एक और क्वेश्चन है, लाइक जैसे सेकंड डे हमारा आया हुआ था ना, तो उसमें प्रोजिडेंशिया था, और साथ ही ना उसके ना मतलब लग रहा था कि सिस्टोसील है, पिक्चर रखी हुई थी उन्होंने। तो मतलब वो उसमें ना मैडम ने मतलब जो एग्जामिनर बैठी हुई थी उन्होंने मतलब सबसे पहले यही पूछा कि हिस्ट्री सारा कुछ करके, उन्होंने जब मैनेजमेंट पूछी ना तो उन्होंने पूछा कि इसका मतलब सिस्टोसील का साथ क्या करोगे, मतलब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या अर्ज इनकॉन्टिनेंस है।
तो उसके मतलब उसको कैसे ट्रीट करोगे मैम? उसको हमने कैसे बताना था फिर? वो तो Very BH good. तो हमने बता दिया। देखो वेरी गुड, एक पेशेंट जिसके अंदर स्पेशली स्ट्रेस इन, देखो जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है वो तो सिस्टोसी, वो तो स्ट्रेस इन, वो इसकी प्रोलैप्स की वजह से नहीं है। अगर पेशेंट इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री दे रही है सिम्टम्स में, तो एग्जामिनेशन में भी आपने उसका स्ट्रेस देखना है। चलो ब्लैडर वाज एम्प्टी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन उसके अंदर सबट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री होगी। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अगर सबट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री में आ जाता है, तो व्हाइल यू आर डूइंग BH और आप एंटीरियर रिपेयर कर रहे हो, तो एक कैली सूचर आप उसके अंदर एड ऑन करोगे, एक चीज। दूसरी चीज, आप उसको ऑप्शंस दे सकते हो कि आप कैलीज के साथ के, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज की एक सक्सेस के चांसेस है। इफ नॉट कैलीज, यू कैन इवन डू बर्श कॉल्पस सस्पेंशन आल्सो with a BH, but again that's a very long procedure to do, and it's another major procedure। वो फिर abdominally होगा, यानी BH करके फिर abdominally आप उसका बर्श कॉल्पस सस्पेंशन करते हो। So that's entirely a different thing। आपने इस वजह से उसको वो करने के बजाय आपने कैली सूचर अप्लाई कर दो एंटीरियर रिपेयर के साथ, which has got very good success rate। However, if a patient is having urge incontinence or symptoms of mixed incontinence with the UV prolapse, and you are, for example, performing the BH, then you have to counsel the patient कि उसके symptoms anterior repair से कवर नहीं होंगे, इंस्टेड वो सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। एंटीरियर रिपेयर और सर्जरीज फॉर द सिस्टोसील और फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कैन increase urge incontinence in a patient। So in such patient, you first give medical treatment for the first 3 months to that patient, and then you do the प्रोसीजर। फिर आप 3 मंथ्स में उसका पहले अर्ज इनकॉन्टिनेंस या मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस की मेडिकल ट्रीटमेंट देके उसे ट्रीट कर देते हो, उसके बाद आप उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हो, क्योंकि अदरवाइज all the procedures, all the surgeries which are done for the repair or for the repair of stress incontinence actually cause urge incontinence, or they increase in the symptoms of urge incontinence। So अगर पेशेंट को पहले urge incontinence है, तो उसको प्री प्रोसीजर काउंसलिंग जरूरी होती है कि शी शुड नॉट थिंक दैट द सिम्टम्स विल गो अवे, इंस्टेड अर्ज इनकॉन्टिनेंस कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर। सो वो अपने प्रोज एंड कॉन्स भी देखने होते हैं, या फिर फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट देनी होती है, एंड देन यू डू द सर्जरी। जी सानिया। मैम ये जो आपने कहा ना कि मिक्स इनकॉन्टिनेंस है ना, प्री प्रोसीजर आप काउंसलिंग करेंगे ना, तो देन यू हैव टू स्विच टुवर्ड्स कि उसको पहले मेडिकली ट्रीट करो और फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करो। जी तो ये मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक सबट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री जब हम करते हैं, तो उसमें अगर मिक्स इनकॉन्टिनेंस आया है, तो इसमें ये कैसे पता चलेगा कि एक, वो तो चलो आइडिया हो गया ना मिक्स पे ना कि लाइक ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस दोनों है, लेकिन मैडम ऐसे तो नहीं हो सकता कि दोनों ही ज्यादा हो, इनमें से एक ना एक कंपोनेंट तो थोड़ा ज्यादा परसेंटेज में होगा, जैसे 20 या 30% एक कंपोनेंट। ठीक तो है उसमें मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो EP रिपेयर और प्लस कैली स्टिच है, मतलब ये जो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है, इसमें फिर हमारा क्या डोमेन होगा? इसमें वो डोमेन जो प्री डोमिनेट करेगा अकॉर्डिंगली उसके हम जाएंगे। प्री डोमिनेट नहीं करेगा, थोड़ा सा भी अर्ज प्रेजेंट है, वो मिक्स्ड को लेबल हो गया, और वो अगर मिक्स्ड को लेबल हो गया तो फिर पहले आपको मेडिकली ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि आप सर्जरी करके बैठ जाओ, पेशेंट कहेगा मेरा तो मसला बढ़ गया है। अच्छा, और जो ये TVT की प्रोसीजर्स है, ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, अगर खाली तो ये अगर खाली स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो फिर तो ये TVT की प्रोसीजर्स करेंगे ना। बहुत अच्छा है, बिल्कुल TVT अच्छा है, बर्श कॉल्पस सस्पेंशन अच्छा है, बिल्कुल। तो बर्श कॉल्पस सस्पेंशन के साथ अगर सिस्टोसील ज्यादा होती है, तो फिर तो बर्श की तरफ जाएंगे ना, या नहीं मैडम? उसमें भी TVT प्रोसीजर्स ही करेंगे। देखो दोनों के सक्सेस रेट्स और प्रोज एंड कॉन्स मोर लेस कम आउट टू बी सेम, राइट? अगर आप देखो दोनों को ही बहुत ज्यादा एनकरेज किया गया, इट्स योर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। सेकेंडली TVT इज अ वेरी लोकल प्रोसीजर, इट डजंट नीड मच एनेस्थीसिया, और इवन विदाउट एनेस्थीसिया भी होता है कई जगहों पे, और सक्सेस इसका बहुत अच्छा है। बर्श कॉल्पस सस्पेंशन का सक्सेस बहुत अच्छा है अगेन, बट इट्स डन अंडर एनेस्थीसिया एंड इट्स अ मेजर सर्जरी, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती है, इंसिजन दे के किया जाता है, लेकिन कई जगहों पे बर्श का सक्सेस TVT से ज्यादा लिखा है। तो अभी जो ये कहते हैं कि ये ऑब्सोलीट हो चुका है, एक यूरोगायनोकोलॉजिस्ट आई थी UK से, मुझे अभी नाम उनका नहीं आता, भूल गई हूँ मैं, वर्कशॉप अटेंड की, तो वो कहती हैं कि TVT प्रोसीजर्स तो आप होते ही नहीं है, बोलना ही नहीं है आपने। ऑब्सोलीट नहीं हुआ,
ऑब्सलीट नहीं हुआ, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। और आई डोंट थिंक कि अभी ऐसा कहीं भी रिकमेंड हुआ है कि ऑब्सलीट हो गया हो, बल्कि मैनचेस्टर के बारे में कहते हैं कि ऑब्सलीट हो रहा है, दे डोंट इनकरेज इट मच, बट अगेन इट्स बीइंग डन एंड वेरी सक्सेसफुली बीइंग डन। और ये जो एपी रिपेयर और कैली स्टिच की मैडम बात की, फिर ये कहाँ पे लगाते हैं? मतलब वहां पे भी स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस आया जो आपने कैली एपी रिपेयर तो होता है ना इंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स के लिए, प्रोलैप्स के लिए जी। सिस्टोसील के लिए। केली सूचर होता है अगर वो सिस्टोसील के साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के साथ वो प्रेजेंट कर रही है, तो व्हाइल डूइंग इंटीरियर रिपेयर यू अप्लाई द केली सूचर आल्सो। लेकिन दैट सिस्टोसील विल बी और हाउ मच, मतलब सेवेरिटी की होनी चाहिए कि उसके साथ फिर मैं कैली स्टिच अप्लाई कर सकती हूँ, उसमें मेरी कैली स्टिच काम करेगी? It doesn't depend कि how much severe cystocele is. It depends on the symptoms of the patient. मैंने कहा कि cystocele के साथ अगर पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो कैलीज अप्लाई हो जाएगा, वरना खाली एंटीरियर रिपेयर होगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। जी एक्सक्यूज मी मैम। जी सभी मैडम, ये कल मैं जब ये सारी सर्जरीज को रिव्यू कर रही थी ना, तो अब मेरे सीन में वो क्लियर कट रिसोर्स तो नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज करके लिखा हुआ था कि अगर आप वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं तो उसके साथ आपने बर्श फॉल को सस्पेंशन कभी नहीं करनी। आपने पेशेंट का एब्डोमेन भी ओपन कर दिया और नीचे से भी सर्जरी कर ऐसे ही दी। है, बिल्कुल। तो उन्होंने यानी जिस तरह ये अभी डिस्कशन चल रही है तो उसमें यही था कि अगर तो आपके सिम्टम्स अर्ज किए हैं तो आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पे ले जाओगे आफ्टर द सर्जरी, और अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो फिर मैडम मैं एक चीज जो मैं पूछना चाह रही थी, यूवी प्रोलैप्स में सिस्टोसील तो है ही है, यूवी प्रोलैप्स का मतलब ही वो है, तो क्या हम एग्जामिनेशन में वो एग्जामिनर को ये नहीं कह सकते कि जब मैं इसकी एपी रिपेयर करूंगी और सिस्टोसील इटसेल्फ खत्म होगी तो साथ ही वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स कर देगी रिमूव, ऑल्दो कि उसमें लिखा हुआ था कि फिर स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस के सिम्टम्स के लिए यू हैव टू से कि ईदर आई विल अप्लाई कैलिस सूचर और विल गिव द टीवीटी। नहीं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स खुद से खत्म नहीं हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ इंटीरियर रिपेयर कर रहे हो वीएच के साथ, तो आप उसके स्पेसिफिकली कैलीज के अंदर आप स्पेसिफिकली नेक ऑफ ब्लैडर को मजीद एलिवेट कर देते हो। इंटीरियर रिपेयर में आप सिर्फ सिस्टोसील को रिड्यूस करते हो। ठीक मैम, ठीक है ना, इसलिए वो नहीं होगा। सेकेंडली जो आप कह रहे हो कि कहीं पे लिखा हुआ था कि वीएच के साथ बर्श करनी ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किसी एक आधी जगह पे अगर लिखा हुआ है तो इट डज नॉट मेक इट हार्ड एंड फास्ट रूल। गाइडलाइंस होती हैं, बुक्स होती हैं, उनकी सजेशंस होती हैं। It is not like it's absolutely contraindicated. If there is a patient who says that he doesn't want Kelly suture का बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है जितना बर्श का है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन बिल्कुल नहीं बनती। आप विजाइनल हिस्टेरेक्टमी करके बर्श जो है कोई बहुत ज्यादा मेजर, इट इज अ मेजर प्रोसीजर, बट ऐसी कोई बड़ी इंटरवेंशन वाला भी नहीं है कि आप कहो कि आप उसको बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो। आप वीएच करके बिल्कुल आप बर्श कर सकते हो। उसके अंदर आपने सिर्फ ब्लैडर को सेपरेट करना है रिट्रोप्यूबिक स्पेस में, रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में, और आपने लैटरल फॉर्निक्स से लेके सूचर ले जाके ऊपर इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ स्टिच कर देना है। जहां आप लैटरल फॉर्निक्स में सूचर लोगे वो नेक ऑफ ब्लैडर का लेवल होता है, वो आप एलिवेट कर देते हो सूचर से को, जब इलियोपेक्टिनियल लाइन के साथ सूचर कर देते हो तो वो एलिवेट हो जाता है। तो दैट इज ऑल बर्शेस। इवन आप तो कहीं एक अगर किसी जगह पे किसी ऑथर ने लिख भी दिया, जैसे भी किसी डॉक्टर ने कहा कि एक बाहर से यूरोगायनोकोलॉजिस्ट आई थी एंड शी सेड कि टीवीटी होती, बेसिकली ये इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। क्योंकि इंग्लैंड में जैसे किसी ने कहा कि सेक्रोकॉल्पोपेक्सी काफी सालों तक यही कंट्रोवर्सी बनी रही कि जी ये करे ना करे, कि मेश से वो कोई एक इनका केस कॉम्प्लिकेट हो गया तो उसने जी पूरे कोई केस कर दिया, क्या कर दिया, वहां पे तो मेडिको लीगल बहुत होता है, उन्होंने कुछ अरसे के लिए मेश को ही ऑब्सोलीट कर दिया। तो इट डज नॉट रियली मीन कि वो प्रोसीजर गलत है या उसका सक्सेस रेट नहीं है। वी ऑल नो कि उसके अंदर अगर मेश इरोजन का की कॉम्प्लिकेशन रेट, देखो कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज में, कोई भी चीज 100% नहीं है, तो किसी एक के कहने पे वो चीज ऑब्सोलीट नहीं हो जाती जब तक हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन ना आ जाए। तो सिर्फ एक बुक में कहीं पे अगर लिखा है कि बीएच के साथ वो नहीं कर सकते, तो इट्स नॉट लाइक, खुद सेंसिबली सोचो ना कि इट्स नॉट एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो अगर वो 98% से ज्यादा सक्सेस दे रहा है बर्श कॉल्पो सस्पेंशन एंड पेशेंट इज कन्विंस्ड कि उसने कैलीज नहीं लगवाना बिकॉज उसका सक्सेस ज्यादा नहीं है, तो you can offer her anything else. You can offer TVT or you can offer Bursch also. But yes, a patient जिसके अंदर आप विजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर रहे हो उसके अंदर ऊपर से एब्डोमिनल करना, obviously you will counsel her कि better to get TVT or that done. But again, you may not have TVT in your country. आजकल we don't know कि हमारे मुल्क में TVT आ रही है कि नहीं आ रही.
सो देयर आर मेनी थिंग्स जो आपने देख के, बट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली बात एक नहीं हो जाती कि आप बस एक ऐसे ही कह दो एक स्टडी। मैम फिर हमारे फॉर एग्जांपल जितने यूवी प्रोलैप्स के केसेस हैं, जिसमें अभी जो रिपीटर है वो कह रही थी कि लास्ट टाइम सिस्टर सील भी थी और वो कह रही थी कि इसका आप क्या, तो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की हिस्ट्री में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी है तो फिर मैं अपनी मैनेजमेंट में इसको कैसे बोलूंगी, बीएच प्लस इंटीरियर रिपेयर प्लस कैलीज टीवीटी और बर्च? यस, नहीं कैलीज लगा दिया तो बर्च तो नहीं करोगे ना? यही पूछ रही हूँ कि फिर हम सिर्फ एक फर्स्ट कैलीज एक को करेंगे ना, पूछेंगे। एक ठीक प्रोसीजर करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक मैडम, और फिर अगर एग्जामिनर हमें प्रोक करेगा कि अच्छा चलो अगर पेशेंट डज नॉट वांट तो देन वी विल गो फॉर टीवीटी व्हाई और पेशेंट डजंट वांट, वो कोई ऐसा होता नहीं कि मरीज इस ना तरह करेंगे। ठीक है मैम मैडम। लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे डजंट वांट, लेकिन मैडम एग्जामिनर पूछ जरूर रही थी कि इसके अलावा और क्या है और क्या हाँ है, वो ऐसे तो पूछ और रहे है थे। ना, आप बताओ, बिल्कुल जी ऑप्शंस हैं, वो सारी वो ऑप्शंस फिर बताओ। टीवीटी, फिर वही टीवीटी और बर्च कार्पो जी सस्पेंशन वो सारे आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। ठीक मैम इसमें एक और क्वेश्चन है कि मैडम देखिए जैसे वहां पे वो ये स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, ये वाला जो स्टेशन में आपको बता रही हूँ अभी प्रोलैप्स के साथ सिस्टोसील, तो मैम गुड। जैसे स्ट्रक्चर डिस्कशन में हमें मैडम ने नहीं, एग्जामिनर ने बताया कुछ को स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस है या नहीं, तो क्या फिर हमें खुद रोक के मैडम से पूछना चाहिए कि मैडम नहीं, आई वांट टू? कंसिडर करो कि उसे नहीं है, जी कीप जी थिंग्स सिंपल फॉर योरसेल्फ, अपने लिए चीजें आसान रखो। अगर वो नहीं के, अगर उसमें सिनेरियो में आपको उन्होंने नहीं दिया हुआ कि वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या नहीं है, तो खुद से नहीं बनाने की जरूरत कि इसकी तरफ आएगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की तरफ आएगा जाए, फिर वो सिंपल यूवी प्रोलैप्स का केस है। और डॉक्टर मैम इसमें फिर हमने यूरोडायनेमिक स्टडीज का भी इसमें रोल होगा नहीं जैसे इनकॉन्टिनेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए? नहीं, यूरोडायनेमिक स्टडीज नहीं? आप सिर्फ तब कराओगे जब पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री होगी, वरना नहीं। डॉक्टर रूबा मैं यही पूछना चाहती थी कि जब स्ट्रक्चर डिस्कशन होती है तो हम स्ट्रक्चर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, वो उसमें हमें कहते हैं आप हिस्ट्री बताएं, हिस्ट्री में फिर हम इन्यूमरेट करते हैं कि आई विल आस्क अबाउट द यूरिनरी सिम्टम्स, और उसमें स्ट्रेस गुड। और दोनों बोली होती हैं। अब जब आगे मैनेजमेंट स्टार्ट होती है तो क्योंकि मैं तो अभी फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, अल्लाह ना करे कि रिपीटर बनूं, लेकिन मैं जस्ट वांट टू आस्क के वो भी आपने मैनेजमेंट स्टार्ट से पहले पूछना होता है मैडम शुड आई यानी कि आगे चलो प्रोसीड फर्दर, तो वो फिर आपको सिनेरियो बना के देते हैं आपके मरीज को ये है, अब आप प्रोसीड करें बिल्कुल मैनेजमेंट ठीक पे। है, तो बिल्कुल मैम सही। अगर इसमें फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का एलिमेंट देते हैं, अब जितने मेरे सीनियर से वो कह रहे थे कि आपने यूरोडायनामिक का नाम नहीं लेना एग्जाम में, यूरोडायनामिक का नाम नहीं लेना, आपने कहना है मैडम ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज बिकॉज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन व्हिच इज वेरी कॉमन विद द प्रोलैप्स, और वैसे भी इसका इंसिडेंस कॉमन है हमारी कंट्री में। सो मैं पेशेंट को प्री ऑप एंटीबायोटिक्स दूंगी ताकि उसकी सर्जरी के बाद रिकवरी भी बेहतर हो। अगर वो स्टिल कहती है कि आप एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हुए, तो आप कहोगे मैडम इट्स बिकॉज ऑफ द, मैं कंसीडर करूंगी इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोलैप्स एंड बिफोर गोइंग टू द सर्जरी नहीं में नहीं, अगर पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स हैं, अगर पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स हैं विद प्रोलैप्स, तो यस देखो यूरोडायनेमिक या सबट्रैक्टर सिस्टोमेट्री से पहले यूटीआई तो पहले ट्रीट होता ही है, बिकॉज उसके अंदर आप कैथेटराइज करते हो पेशेंट को, और यू कैन नॉट कैथेटराइज पेशेंट इफ ही इज हैविंग यूटीआई. So if a patient is there with UV prolapse and she's complaining of stress incontinence, you have treated her for UTI, she still is having symptoms of stress incontinence, you will have to get the subtractor cystometry done to reconfirm, because you have to rule out the urge also or the mixed incontinence also, and then you will proceed with the treatment. ओके मैम, ये एक पॉइंट मुझे भी ना ये यही दिमाग में खटक रहा था कि किस तरह से फॉर एग्जांपल अगर उसमें अर्ज है और वो तो पेशेंट की फिर सर्जरी के बाद बढ़ जानी है, उसको तो फिर जाना ही मेडिकल मैनेजमेंट पे है, बिल्कुल। तो फिर हम ठीक है मैम, Good. थैंक यू। ठीक है, चलो अगला प्रोसीजर करते हैं। अगला सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी कर लेते हैं, कौन करेगा? In a patient who wants to conserve her uterus, but she is having UV prolapse. बहुत ही आसान है, सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी कर लो, या वॉल्ड प्रोलैप्स के अंदर सेक्रोकल्पोपेक्सी होती मैं बता दूं? है। गुड जी निता। Ma'am, after completing all the work of my patient, taking anesthesia fitness and completing her workup, I will shift the patient in operation theater and I will follow the surgical safety checklist, and then I will open the abdomen. Ma'am, sacrocolpopexy बता दूं? This is the procedure in which mesh or marceline tape is used, and the mesh or marceline tape is used in Y shape, and it is attached in such a way that a single limb is attached to the wall, and then I will expose
the anterior longitudinal ligament of the sacrum by opening the peritoneum of the posterior abdominal wall, and I will then attach the two limbs of the Y-shaped mesh to the anterior longitudinal ligament of the sacrum. I will secure the hemostasis and close the abdomen in reverse orders. I will, in the post-op period, I will look for the vitals and any complications, and then further I will consult the patient for the follow-up. डॉक्टर अरूबा आपका माइक बंद है। सॉरी, अच्छा, आई वाज टेलिंग कि ठीक था निदा का, बट अगेन जब आप एग्जाम में कोई प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर बता रहे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट एक तो पता लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको एम क्या था सर्जरी का, ठीक है। स्टेप्स ऑफ सर्जरी सबको पता है कि याद करके आए हुए, वहां पेशेंट के ऊपर वो आपसे करवा नहीं रहे, इसलिए सारा जो मकसद है या सारा जो एम्फेसिस है वो इसी बात पे है कि आपको एक तो पता हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो प्रोसीजर आप करने जा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका एम क्या था, ठीक है। अब देखो सेक्रोकॉल्पोपेक्सी की जैसे बात की डॉक्टर ने, बिकॉज सेक्रोकॉल्पोपेक्सी में क्या, कॉल्पो का मतलब है वजाइना, यानी कि आपने वजाइनल वॉल्ट को सपोर्ट करना है, पीछे ले जाके सेक्रम पे लगाना है। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आपको क्या क्या एनकाउंटर हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपने पॉलीप्रोपाइलीन मैश जो है एक्सक्यूज मी वो लिया है और आपने एक सिरा उसका वॉल्ट में लगा दिया और एक सिरा एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट ऑफ द सेक्रम पे लगा दिया, तो काम खत्म हो गया। इसके अंदर अब ये जो सारा रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस जब ओपन हो रही है, उसमें क्या क्या आ रहा है, उसमें यूरेटर भी आ रहा है। उसके अलावा रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस खोली क्यों गई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपने वॉल्ट के ऊपर वो मैश लगाया तो वो कहाँ पर लगाया। नंबर 3 ये कि जब आप रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस खोल रहे हो तो वहां पे सबसे जो दो बड़ी चीजें आपको वहां तंग कर रही हैं, वहां पे सिग्मोइड कॉलन है और वहां पीछे यूरेटर है। आपने इन दोनों के साथ एनकाउंटर करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यू हैव एटलीस्ट सीन द प्रोसीजर इफ यू हैव नॉट परफॉर्म्ड इट। तो अच्छा, उसके बाद ये कि रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस के इसलिए खोली क्योंकि आपने मैश उसके अंदर रखना था और आपने पेरिटोनियम को उसके ऊपर क्लोज कर देना था ताकि मैश उसके अंदर बेरी हो जाए। जब वो बेरी होगा तो वो, वरना अगर मैश अंदर आप बेरी ही नहीं करोगे तो वो तो ऊपर एडिशंस कर देगा सिग्मोइड कॉलन के साथ, ठीक है। बट व्हेन यू आर ओपनिंग द रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस फ्रॉम द एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट ऑफ द सेक्रम टिल वॉल्ट, उसके साथ साथ वहीं पे पोस्टीरियरली आपकी यूरेटर जा रही है और उसके साथ साथ ही आपका सिग्मोइड कॉलन है। And then when you are suturing that mesh with the vault, वो इतना आसान नहीं काम, उसके अंदर आपको आगे ब्लैडर मिल रहा है और पीछे रेक्टम है। सो आपने एंटीरियर पेरिटोनियम सेपरेट करनी है ब्लैडर की, उसे पीछे करना है और पीछे से वॉल्ट को मोबिलाइज करना है। वंस द वॉल्ट इज मोबिलाइज, फिर आपने उस रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस खोलनी शुरू करनी है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वॉल्ट टिल द सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है। और उसके अंदर आपने किस चीज का ख्याल रखना है, अपने यूरेटर का ख्याल रखना है और आपने सिग्मोइड कॉलन का ख्याल रखना है। एंड देन you need to have a good well measured Marceline polypropylene mesh piece available। ऐसा ना हो कि वो बहुत छोटा हो कि बहुत ही ज्यादा पुल मिल जाए वॉल्ट को कि बाद में पेशेंट को पेन रहे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, और इतना भी लंबा पीस ना हो कि वो वॉल्ट प्रोलैप्स परसिस्ट करे। So the measurement, the piece should be well measured. It is at least, it should be 3 to 15 centimeter की measurement होती है, but then accordingly according to the patient आप उसको थोड़ा सा और भी कट कर सकते हो या उसकी measurement decide कर सकते हो, but 3 to 15 centimeter mostly use होता है। And then you apply one end to the wall and other to the anterior longitudinal ligament of the sacrum, and then when you're applying it on the sacrum, जब वहाँ sacrum पे stitch करते हो तो वहां पे सेक्रल नर्व और सेक्रल आर्टरी जारी होती है, सो उसको भी बचाना होता है। सो आप व्हेन यू आर टेलिंग द प्रोसीजर, आपको एम पता होना चाहिए। एम इज टू ऑब्वियसली टू ट्रीट द वॉल्ट प्रोलैप्स, टू गिव अ गुड पुल टू द वॉल्ट सो दैट इट शुड नॉट कम आउट फर्दर। और उसके अंदर आप दिस मैश यू आर यूजिंग, बट हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई दिस मैश, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या वहां पे खतरे मिलेंगे, राइट। एंड इन दिस प्रोसीजर, इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर करेंगे और इंटेरोसील। मैम अभी आपने कहा था वॉल्ट प्रोलैप्स में इंटेरोसेल इज ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन रिपेयर मेरे ख्याल में नहीं कहते। क्यों?
मैडम वो तो फिर नीचे से करेंगे आफ्टर दिस प्रोसीजर। नहीं मैडम, जब हम वॉल for लैप्स नहीं ठीक कर देंगे तो क्या इंटायर सेल इटसेल्फ नहीं ठीक यस, वो तो खुद ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, वेरी गुड सभी। ये जितने भी प्रोसीजर्स है, इसी तरह सेक्रो हिस्ट्रोपेक्सी जो है, जिसमें आप विद यूट्रस, जिसमें आप यूट्रस बचा रहे होते हो लेकिन ऊपर से यूट्रस को सपोर्ट दे रहे होते हो, जब आप वही टेंट वाली बात याद रखो ना, देयर इज अ टेंट या झूले वाली, दो दरख्त हैं, बीच में झूला है। झूला जब नीचे गिरा तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स को नीचे लेके आया, लेकिन जब आपने झूले को ही ऊपर कर दिया तो वो वॉल्स भी वापस आ गई। टेंट जो है, जब टेंट की छत नीचे गिरी तो टेंट के एंटीरियर और पोस्टीरियर जो सपोर्ट्स थे वो भी नीचे गिर गए। जब आपने टेंट की छत को ही नॉर्मल कर दिया तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर भी खुद नॉर्मल हो गए। तो ऑल दोस प्रोसीजर्स जिसके अंदर आप सपोर्टिव प्रोसीजर्स कर रहे हो, जिसके अंदर आप जैसे कि वॉल्ट का सेक्रोकॉल्पोपेक्सी कर रहे हो या सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी कर रहे हो, ऑलवेज रिमेम्बर उसके अंदर आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। Assalamualaikum, madam. वालेकुम। Doctor, I want to ask you about this mesh. Still, we are using mesh because in the world they are saying they stop it. It can be used only if the patient is accept with all the complications. आप सही कह रहे हो कि वही बात जैसे मैंने अभी टीवीटी के बीच में की थी कि कोई एक आधा केस इस तरह आता है। यस, उन्होंने इंटरनेशनली ऐसे कहा हुआ है और आई डोंट थिंक बल्कि उसके 2-3 साल के बाद दोबारा से वो मैश के फेवर में भी आना शुरू हो गई थी बातें। सो अभी तक ये ऑब्सोलीट नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो ये हो रहा है यूज और बड़ा सक्सेसफुली हो रहा है। आई डू इट लेप्रोस्कोपी, मतलब अब तो लेप्रोस्कोपिकली हो रहा है एंड आई हैव नेवर सीन एनी पेशेंट गेटिंग एनी कॉम्प्लिकेशन अप टिल नाउ। सो बहुत सक्सेसफुली हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बट अगेन कोई एक पेशेंट आता है उस पर केस बन जाता है। बाहर भी जो इंटरनेशनली भी हो रहा है उसके अंदर दे आर सेइंग कि ये पहले 2-3 साल तो बिल्कुल बैन रहा, बट अगेन नाउ देयर आर स्टडीज एंड देयर आर कमेंट्स दैट आर कमिंग इन फेवर ऑफ द मैश, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और वही बात है कि आप कम कॉम्प्लिकेशंस के पीछे प्रोसीजर खत्म नहीं करते थे। So when we are telling to the about the procedures, then we have to tell about हमें उसके बारे में सारे उसकी pros and cons बतानी पड़ेंगी, then we will do it after her consent, isn't it? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखो प्रोज एंड कॉन्स तो बताएंगे, लेकिन व्हेन यू आर टेलिंग द कॉन्स तो उसमें कितना परसेंट इरोजन है? 11% आई थिंक इसकी कोई परसेंटेज है जिसमें मैश इरोजन के चांसेस है, बट अगेन मोर देन 90% सक्सेस है। और इसका तो बल्कि सक्सेस इज इवन मोर देन द सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। आपने बताई एब्डोमिनल कार्पोसाइक्लोकाल्पोपेक्सी में। सॉरी मैडम, इसकी परसेंटेज मैश इरोजन की, मैश इरोजन की परसेंटेज ये शॉर्ट्स में परसेंटेज कंफर्म कर लेना मैम। इसका लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। सक्सेस इसका 98% है मैडम, 94%। हाँ, इट्स वेरी वेरी गुड। और मैम 96% है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन का, तो वो इससे ज्यादा ना हुआ? सेक्रोस्पाइनस का सेक्रोकॉल्पोपेक्सी से ज्यादा नहीं है, नंबर 1 ये कंफर्म करो शॉस से। ये 100% में श्योर हूं। सेक्रोकॉल्पोपेक्सी का बता रही हूँ, ज्यादा है सैक्रोस्पाइनस का, 98 है और 93 सेक्रो। आप लोग उल्टा बोल रहे हो, आप लोग उल्टा बोल रहे हो। सेक्रोकॉल्पोपेक्सी का या सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी का सक्सेस ज्यादा है और सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन का कंपैरेटिवली फ्यू परसेंटेज के हिसाब से कम सक्सेस है। नंबर 2, सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन इज डन विजाइनली और वो उसके अंदर जो प्रोसीजर होता है वो वॉल्ट को ले जाके सेक्रोस्पाइनस सेक्रोस्पाइनस क्या लिगामेंट के साथ जाकर उसको अटैच करते हैं। ठीक है, यूनिलैटरल वो होता है। उसके अंदर बाद में डिस्परूनिया और वजाइनल मसले रहते हैं। ठीक है, सो सेक्रोकॉल्पोपेक्सी का यू नीड टू रिकन्फर्म। आई एम वेरी मच श्योर द सक्सेस रेट इज मच बेटर देन सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। However, why सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन किन पेशेंट्स में प्रेफर की जाती है? जिनको लंबा एनेस्थीसिया ना देना हो, जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी ना करनी हो, लेकिन अब सेक्रोकॉल्पोपेक्सी और सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी इज डन लैप्रोस्कोपिकली। सो वो जो मेजर इंटरवेंशन वाली चीज या रिकवरी या वो सारी चीजें उससे वो कम हो जाती हैं। और सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन सिर्फ उसके अंदर प्रेफर की जाती है जिसमें बहुत लंबा एनेस्थीसिया ना देना हो, क्योंकि कंपैरेटिवली इट्स अ शॉर्टर प्रोसीजर बिकॉज इसके अंदर आपने सिंपली वॉल्ट का एक एंड को ले जाके आपने
lateral vaginal wall में dissection करनी होती है in the direction of posterolateral way, reaching up to the sacrospinous ligament, and then you apply a non-absorbable suture to the from the apex of the wall, from one point of the wall to the sacrospinous ligament of that side. और इसके अंदर सिर्फ आपने पोडेंडल कैनाल का ख्याल रखना होता है, क्योंकि मीडियल एंड ऑफ द sacrospinous ligament पोडेंडल कैनाल गुजरी होती है और उसके अंदर नर्व और वेसल बंडल होता है। तो आपने फिर लिगामेंट को वॉल्ट के एज से लेके ले जाके सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ अटैच कर देना होता है नॉन एब्जॉर्बल सूचर के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन। और इसके अंदर वो एक साइड से वॉल्ट को पुल अप कर लेता है, बट इट इज डन इन एल्डरली पेशेंट्स हु आर मोस्टली सेक्सुअली इनएक्टिव एंड ऑल्सो इन whom you cannot give more anesthesia, longer anesthesia. Otherwise sacrocolpopexy is a better procedure. However, because of the mesh, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी बिकॉज ऑफ द मैश फॉर फ्यू इयर्स। पिछले 2-3 साल पहले तक तो बिल्कुल बैन था, बट अगेन इट इज गेटिंग इनटू प्रैक्टिस। बट सेक्रोकॉल्पोपेक्सी का सक्सेस इज बेटर देन द सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। ये देख लो बेशक। डॉक्टर रूबा, ये मैंने कल जो गाइडलाइन से लिखा है ना, मुझे इस तरह से लग रहा है, शायद मैं गलत हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ। उन्होंने लिखा हुआ था कि सक्सेस रेट, आपने उसी का सिर्फ जस्ट 2% का डिफरेंस है। सेक्रोकॉल्पोपेक्सी का 94 है और लिगामेंट का 96 है। अब लिगामेंट का मतलब शॉज में वैसे ये उल्टा लिखा हुआ शॉज मैडम ईबीएम में ये लिखी हुई है बात जो मैंने आपको बताई ना, सक्सेस रेट, ये ईबीएम में लिखी। चलो ये चेक भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगेन सेक्रोस्पाइनस की मैंने आपको बताया कि किन पेशेंट्स में प्रेफर किया जाता है स्मॉलर एनेस्थीसिया, सेकेंडली लेस इंटरवेंशन वाला है, प्रॉब्ली इसलिए डिफरेंट वो सक्सेस रेट का डिफर वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू इट। लेकिन अगेन अगर आप सेक्रोस्पाइनल, इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसीजर। एक तो छोटी सी विजाइना के अंदर से पूरा पाथ बना के सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट तक पहुंचना एंड देन पोडेंटल कैनाल को आइडेंटिफाई करके उससे बचते हुए क्योंकि मिडल ऑफ द सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट से फिर आप बाइट लेते हो, क्योंकि मीडियल एंड पे वो कैनाल होती है पोडेंटल कैनाल, तो खुदा ना खासा कॉम्प्लिकेशन तो उसमें भी हो सकती है। बट ओवरऑल सक्सेस आप देख लो, वैसे तो 94 भी अच्छा और 96 भी अच्छा है। हाँ, इसके अंदर मैश यूज नहीं हो रहा है, इसके अंदर नॉन एब्जॉर्बल सूचर यूज हो रहा है। जी सभी वो ये कह रहे हैं कि जो सेक्रोकॉल्पोपेक्सी है ना, इसका रिकरेंस रेट बहुत कम है, जबकि जो लिगामेंट फिक्सेशन है इसमें मैश के प्रॉब्लम की वजह से, दूसरा जो आपने बताया कि चूंकि हम विजाइनल रूट जाते हैं तो इसका रिकरेंस रेट फौरन बहुत जल्दी हो जाता है। किसमें? मैडम लिगामेंट फिक्सेशन में। दैट इज व्हाई ऑल्दो कि उसका सक्सेस रेट ज्यादा है, उसको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता कि रिकरेंस इसमें ज्यादा है। रिकरेंस का अच्छा। सेकेंडली एक और बात, सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन में आपने एंटेरोसील रिपेयर भी करनी होती है। जी मैडम, मैं आपसे यही नेक्स्ट पॉइंट पूछने लगी थी कि कल इसमें लिखा हुआ था सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन में आप सिस्टोसील प्लस टेक्टोसील भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब ये कि वो इटसेल्फ ठीक नहीं होगी, इसमें आपने करना होगा। सेक्रोकॉल्पोपेक्सी में आप एंटीरियर पोस्टीरियर पेयर की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ट्रीट हो जाता है वंस यू आर पुलिंग अप द वॉल्ट। क्योंकि वॉल्ट को जब आप मैश लगाते हो तो आप उसके एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पे लगाते हो, और उसका फिर जो मैश को आप वाई शेप में काटते हो ना, जो एंटीरियर एक वाला वाई का एंटीरियर लिम्ब होता है वो वॉल्ट के एंटीरियर लगाते हो, वाई का पोस्टीरियर लिम्ब वॉल्ट के पीछे लगाते हो, और जो वाई का सिंगल लिम्ब होता है वो पीछे ले जाके सेक्रल प्रोमोन्ट्री को लगाते हो। तो इस वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर पुल भी मिल जाता है और आप उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर पेयर अलग से नहीं करते। सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन के अंदर आप उन्हें एंटीरियर पेयर भी करनी होती है, लेकिन एंटेरोसील रिपेयर भी करनी होती है। इसके लिए वही एंटीरियर रिपेयर एंड पोस्टीरियर रिपेयर, रेक्टोसील या कोई प्रोसीजर? एंटेरोसील की जो रिपेयर है ना, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल पोस्टीरियर रिपेयर, वो तो रेक्टोसील की होती है। एंटेरोसील, जैसे मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंटेरोसील इज एक्चुअली द हर्निया, इट्स द हर्निएशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल और इंस्टेड थ्रू द एपेक्स ऑफ द वजाइना। तो जब एंटेरोसील हो रही होती है तो उसमें फिर आपको कंप्लीटली पहले मोबिलाइज करना पड़ता है पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को ओपन करके, आप वॉल्ट को सेपरेट करते हो और एंटेरोसील के कंटेंट्स को रिड्यूस करते हो। एट टाइम्स यू इवन नीड टू डू द, इसे कहते हैं पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोरेफी। एट टाइम्स थोड़ा अजीब सी बात है, लेकिन इसमें कई दफा मैश की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉट नेसेसरीली। इसमें फिर आप वजाइना वॉल को एब्डोमिनल पेरिटोनियम से लग करके पेरिटोनियम अलग पीछे से स्टिच करते हो और वजाइनल वॉल को अलग स्टिच करते हो। एंटेरोसील इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू रिपेयर। मैम मैश इरोजन की मैनेजमेंट बता दें। मैश इरोजन is a bad complication.
अल्लाह ना करे, क्योंकि देखो मेश इरोजन अल्लाह ना करे may occur after at least 6 months ड्यूरेशन टाइम आफ्टर द प्रोसीजर। और फिर वो तो फिर जब आपका मेश अंदर है, आप इमेजिन करो कि मेश आपका पड़ा हुआ है सेक्रो, आपका वॉल्ट से लेके आपने ले जाके सेक्रल प्रोमोटरी तक लगाए हुए और पेरिटोनियम को आपने उसके ऊपर स्टिच किया हुआ है, और पीछे जो रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस पे आपने मेश रखा है, और उस मेश के बिल्कुल साथ से यूरेटर गुजरी है, और दूसरी साइड पे एंटीरियरली ऑल द पेरिटोनियम के ऊपर लेकिन सिग्मॉइड पड़ी हुई है, और वहां पे मेश रोड हो गया, फिर दैट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, उसमें यूरेटर भी इन्वॉल्व हो सकती है, वो तो एक बुरी चीज है। लेकिन अगेन देखो कोई भी चीज यू जस्ट नीड टू सी द प्रोज एंड कॉन्स। यू डोंट हमारे आई डोंट थिंक कि देखो ये हर कोई नहीं करता ये वाला प्रोसीजर। जो करते हैं मोस्टली जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, जिस तरह हम नॉर्मल डिलीवरी में कहते हैं 4th डिग्री टियर इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन। आप रेयर चीज के पीछे वो चीज करना नहीं छोड़ देते हो। You do it properly, mesh erosion, sterilization, putting mesh inside the body, उसके पूरे protocols हैं। It cannot be done in an ordinary hospital with an ordinary staff and with an ordinary normal जिसने पहले ना किया procedure उस डॉक्टर का। All the protocols need to be followed ताकि वो mesh erode ना हो, ताकि उसकी sterilization का मसला ना हो, थोड़ा सा एक step भी इधर से उधर हो जाए। We all know that whenever you're putting in a mesh in a body of a patient, you cannot use your hands even। आप उसको for clean forceps से पकड़ते हो, मतलब there are few little very small steps which you do and you get good results। तो इस तरह किसी भी चीज के कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो इस तरह तो 4th डिग्री टियर हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के पीछे क्या वो नॉर्मल डिलीवरी ना कराए पेशेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हर चीज एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द कॉम्प्लिकेशन, बट उस कॉम्प्लिकेशन के पीछे वो चीज खत्म नहीं की जा सकती इफ इट हैज गॉट गुड रिजल्ट्स। तो यस लेकिन मैश इरोजन हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी है। ठीक है, सो ओके। सो करते करते मैंने आपको काफी सारे प्रोसीजर करा दिए, मैंने आपको बर्श कॉल्पो सस्पेंशन का भी बताया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा अगला कोई प्रोसीजर करें अगर आप ताकि खत्म हो हमारे सारे प्रोसीजर्स। के जरा स्टेप्स प्लीज बता दें। Sacrohysteropexy. Sacrohysteropexy. Sacrohysteropexy is very easy. It's easier than the vault, than the sacrocolpopexy. Again, you create the retroperitoneal tunnel, which is from the isthmus, posterior surface of isthmus of the uterus till the sacral promontory. You identify the anterior longitudinal ligament of the sacrum, and also you identify the posterior surface of the isthmus, and you apply the mesh of a good size, of a normal size, so that it should give a pull to the uterus. You apply one end to the posterior surface of the isthmus, and then you apply the other end of the mesh to the sacral promontory. Here you do not need a Y-shaped mesh. वॉल्ट के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि वाई शेप्ड मैश लगेगा, लेकिन इसके अंदर आप सिंपल इस्तेमस से लेके पीछे एक rectangular mesh होगा. One end of it is attached to the posterior surface of the isthmus, and the other end is attached to the sacral, to the anterior longitudinal ligament of the sacrum, and the pull is applied to the isthmus of the uterus. And once the pull is applied, तो ये cervix और पूरी cervix को भी पीछे से खींच लेगा, जिसकी वजह से anterior posterior vaginal walls भी pull up हो जाएंगे, and so you'll not need to do the anterior posterior repair of this patient. So so इसके अंदर आप इस तरीके से इस mesh को अप्लाई करोगे, and all these procedures can be done laparoscopically. बहुत ज्यादा मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए भी थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, लेकिन इसके अंदर रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस बनानी जरूरी है, बिकॉज आपने mesh को बेरी करना है पेरिटोनियम के अंदर. और मेन कॉन्सेप्ट है कि पुल मिले यूट्रस को, वंस द पुल इज अप्लाइड ऑन टू द यूट्रस, तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स खुद ही ऊपर चली जाती है. तो मैडम ये वाई शेप में तो आपने वॉल्ट का कहा, तो इसमें कैसे अप्लाइड होगा, वी शेप या कौन सी शेप में? रेक्टेंगल बताया तो है मैंने, रेक्टेंगल होगा, इसका एक सिरा लगेगा इस्तेमस पे, दूसरा सेक्रम पे. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग नाउ, जस्ट नाउ. ठीक है मैडम, थैंक यू. ठीक है ना, तो इसमें वो वाला, लेकिन आपको वाई और रेक्टेंगल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल है. ऑल यू नीड टू नो इज कि आपने इस्तेमस के ऊपर लगाया पोस्टीरियर सरफेस पे, और आपने सेक्रम के ऊपर लगाया दूसरा एंड. ठीक है, वाई वगैरह तो देखो वो चीजें वो है फॉर दोस who are actually doing it, who are experiencing it. ये इसमें बहुत सारी चीजें सर्जन टू सर्जन वेरी भी कर जाती हैं, और बल्कि मैं इंशाल्लाह भी अपने ये जो इसमें ये चैनल के ऊपर आई ट्राई कि मैं अपनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी अपलोड करना शुरू कर दूं, उससे यू विल अंडरस्टैंड मैनी सर्जरीज.
because I perform all these surgeries. I have never seen any patient having any complication of mesh, alhamdulillah. लेकिन again, any complication that is written in book does happen. किताब में जो complication लिखी है वो जरूर होती है, अल्लाह उन सबसे सबको बचाए, लेकिन वो होती है तो किताबों में लिखी है और लिटरेचर में मेंशन्ड है. लेकिन उन कॉम्प्लिकेशंस को लेके जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, वो सर्जिकल प्रोसीजर्स खत्म नहीं हो जाते. It's almost just like you do not stop going on to the road or into the traffic just because of a fear of खुदा ना खास्ता an accident. तो आप उसके पीछे घर नहीं बैठ जाते हो. So rare things do happen, bad things can happen, लेकिन आप उसके पीछे खत्म नहीं हर चीज कर देते हो. तो इंशाल्लाह results are better, always good, अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसकी सक्सेस रेट और इसकी कॉम्प्लिकेशंस मैडम क्या हो सकती है? और मैडम एक मिनट, मैडम जो आपने वर्ड्स प्लीज रिपीट कर लूं, जरा आप देख लें कि इसमें कोई मिस्टेक कर लो. मैडम आपने कहा कि वी विल क्रिएट अ रेट्रोपेरिटोनियल टनल between the posterior surface of the isthmus of the uterus and the interior longitudinal ligament of the sacrum. Then the mesh is applied between the posterior surface of the isthmus of the uterus and other to the sacral promontory. In this way, the interior and the posterior wall of the cervix will be pulled up. Very good. जी मैडम. मैडम ये सक्सेस need to do anterior and posterior repair. जी मैडम, नो नीड टू. और मैडम ये सक्सेस रेट और कॉम्प्लिकेशन का भी प्लीज काइंडली जरा बता दें. सक्सेस रेट की परसेंटेजेस देख लेना है, यही 94-96% वाला ही. या आई विल आल्सो चेक, लेकिन वही बात है कि बोथ परसेंटेजेस आर वेरी गुड. इवन 94 इज गुड, 96 इज गुड. रिकरेंस की वजह से सभी ने सही कहा. सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन यूनिलैटरल होती है और वो उसमें रिकरेंस का चांस होता है. सेकेंडली वही बात, बिकॉज इट्स डन वजाइनली, तो बाद में डिस्पारूनिया और वो सारे मसाइल. उसके अलावा ये कि इसके अंदर वही चीज है कि फिर एनेस्थीसिया शॉर्ट होगा, वजाइनल प्रोसीजर है, एब्डोमिनली नहीं होगा, कंपैरेटिवली लेस इंटरवेंशन वाला है. सेक्रोकॉल्पोपेक्सी या सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी इज कंपैरेटिवली अ मेजर इंटरवेंशन, और उसमें से आपको एनेस्थीसिया लंबा चाहिए होता है, एंड देन यू आर यूजिंग अ मैश, बट रिकरेंस उसके अंदर फिर ना होने के बराबर है. ठीक है. सो गुड. सो वी हैव और भी प्रोसीजर रह गए, मैंने लिस्ट बनाई हुई है. बर्श मैंने आपको थोड़ा सा देखो बर्श का क्या कॉन्सेप्ट है. बर्श कॉल्पो सस्पेंशन, हर चीज में मैं आपको, आप नोट करो, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्जिकल प्रोसीजर, ऑलवेज रिमेंबर इन एग्जाम, you need to know about the concept, you need to know about the aim of the surgery. सर्जरी क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, वो एक सेकेंडरी चीज है, वो आप बता ही दोगे आपको. जैसे अभी ऑल ऑफ यू न्यू अबाउट द सर्जरी, आप लोगों में से किसी ने कोई गलत जवाब नहीं दिया किसी भी सर्जरी से रिलेटेड, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्जरी और एम ऑफ सर्जरी से बात शुरू करनी है, और उसका क्लैरिटी बहुत जरूरी है. उसके बगैर एग्जाम में पास नहीं हो सकते अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर की बात कर रहे हो तो. और अगर आप इस तरह से बात करो कि एम ये था सर्जरी का और कॉन्सेप्ट ये था और फिर सर्जिकल स्टेप्स बताओ, तो वहीं पे वजह से कहते हैं ना 70% वाले मार्क्स, फिर आप एक अलग एक यूनिक कैंडिडेट बन जाओगे ना. मतलब other candidates will not be answering in that way, they'll just be telling the steps. So you need to know about the concept of, so burst corpus suspension का क्या concept है. Obviously it is done in the patients who are having stress incontinence. Why they're having stress incontinence? Because neck of bladder is not at the right place, neck of bladder नीचे आ गई है, right? तो concept क्या है burst corpus suspension का, that you have to pull up the neck of bladder so that it should come back inside the abdomen. Now what are you going to do? बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत प्रोसीजर है burst corpus suspension. एब्डोमेन ओपन करके भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं. All you need to do is to separate the bladder and the urethra, specifically bladder from in the retroperitoneal space. इसको pubic fascia से आप separate कर लेते हो, और वजाइनली किसी और सर्जन से या किसी और कोई और डॉक्टर या असिस्टेंट आपका लैटरल फॉर्निक्स वजाइनल फॉर्निक्स को एलिवेट करता है, सो दैट यू गेट टू नो कि लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स ये है, वहां पे उसकी नेक ऑफ ब्लैडर होगी. सो अब आप नेक ऑफ ब्लैडर पे तो सूचर नहीं ले सकते ना, वो तो फिर ब्लैडर को डैमेज करेगा. सो यू विल टेक अ नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर थ्रू द लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स एंड यू विल अप्लाई the other end of the suture to the iliopectineal ligament, और वहाँ iliopectineal लाइन या iliopectineal ligament के साथ उसे अटैच कर दोगे, तो वो जब lateral fornices से वो एलिवेट हो जाएगा, तो ब्लैडर और यूरेथ्रा को सेपरेट करने का रेट्रोपेरिटोनियली फायदा ये था कि आप lateral vaginal fornix को इजिली एब्डोमिनली अप्रोच कर सको, और फिर जब आप उसको पुल करके ऊपर करके इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट के साथ टाई कर दोगे तो नेक ऑफ ब्लैडर एलिवेट हो जाएगी.
सो दैट इज ब्रश कॉर्पस सस्पेंशन, बायलैटरली होगा ये दोनों साइड्स पे ब्लैडर के, ठीक है। और क्या रह गया? ब्रश कॉर्पस सस्पेंशन हमने, एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर तो बड़ी आसान है, कोई बता दे जल्दी से। एंटीरियर रिपेयर पूछ सकते हैं। मैम स्टेप्स लिखे हुए मैंने, बोल दूं फिर मैं? शाबाश, बोल दो, सबका फायदा हो जाएगा। जी मैडम। The anterior and posterior lips of cervix are holded with the forceps. Bladder sound and Foley's catheter is passed bladder to locate its extent. A small 1 centimeter transverse incision is given in the vaginal epithelium over the anterior aspect and below the lower border of the bladder. Then a midline longitudinal incision is given in the anterior vaginal wall, starting from the incision given on the anterior aspect of the cervix, going up to the 1 centimeter below urethral meatus. Now, cystocele is dissected away from the vaginal epithelium with the help of sharp and blood dissection, followed by securing with a purse string suture using Vicryl 1. The abutment skin edges are trimmed and they are approximated with the help of Vicryl 1. Any blood collection are drained and avoiding the shortening of vagina. And those who are having the concurrent stress incontinence or carries metro suture can also be placed. Hemostasis secured and procedure ended. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। राहिला ने कोई क्वेश्चन पूछना है? मैंने पूछना था, ये जो बर्श कॉर्पस सस्पेंशन आपने बताया है, तो इसके बाद में सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हैं पेशेंट्स की? नहीं, जरूरत नहीं होती। जी मैम, क्योंकि हमने एक वर्कशॉप ली थी तो उन्होंने बताया था कि सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन ये बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करनी, जरूरत नहीं होती। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छा बताया सभी ने, गुड, सबका फायदा हो गया ना, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। तो चलो आप लोग बस इन सर्जरीज में 2-3 चीजें, यस, हर सर्जरी का जहां जहां नाम लिख के लिस्ट बनाओ, उसका कॉन्सेप्ट जरूर लो, उसके कर क्या रहे हो, व्हाट इज द पर्पस यू आर डूइंग इट फॉर, व्हाट इज द एम क्या है, पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट होने जा रहा है, देन यस स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर, और फॉलो अप या पोस्ट ऑप उसका एडवाइस या फॉलो अप, ठीक है। इसके बगैर ये प्रोसीजर्स खत्म नहीं होंगे। ये 4 पैटर्न में आपने अपने हर प्रोसीजर को लिख लो और फिंगर टिप्स पे याद कर लो। उधर एग्जामिनर ने सवाल किया, इधर इतना खूबसूरत आपका जवाब बनेगा कि शायद इधर उधर कहीं और भी अगर आपने छोटे मोटे ब्लंडर मारे हैं बाकी के वायवे में या स्टेशन के उस जवाबों में, तो वो सारे वहीं कवर होके वो तो इतना वहीं पे आपके इस प्रोसीजर के जवाब पे इम्प्रेस हो जाएगा। तो इस किसी भी सर्जिकल एग्जाम के अंदर इट्स नॉट दैट हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म in your operation theater, it's that what concept you have, why are you doing this procedure, and yes how will you do it, ठीक है, उसका पता होना चाहिए, but exactly कि आपको पता हो कि ये प्रोसीजर करने का फायदा क्या होने वाला है पेशेंट को, और why have you decided that this patient should undergo this procedure। तो और यस स्टेइंग सेफ, कि इस पेशेंट के लिए फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव कार्डियक एटसेट्रा एटसेट्रा, एनेस्थेटिस्ट आपसे कहते हैं कि ये लंबा एनेस्थीसिया नहीं दे सकती, और बिकॉज मे बी शी इज 75 years old एटसेट्रा एटसेट्रा, और बट शी इज सो मच डिस्ट्रेस्ड विद द वॉल प्रोलैप्स एटसेट्रा, तो 15-20 मिनट तो नहीं, खैर आधा घंटा तो शायद एक्सपर्ट हैंड्स 15-20 मिनट में भी कर लेते हैं, तो आधा पौना घंटा लग जाता है सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन में। तो चलो एटलीस्ट ये है कि इट इज लेस इंटरवेंशन वाला। सो बट अगेन द कॉन्सेप्ट इज कि वॉल्ट को वो पुल अप करके लेके जा रहे हैं, बट एक साइड से इट्स यूनिलैटरल, आपको इसके साथ एंटेरोसील रिपेयर करनी पड़ेगी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हैविंग गुड कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीवीटी पे हमने थोड़ी सी कम बात की है, उस पर भी बात कर लेंगे। जी सानिया। मैम ये जनरल फॉलोअप केयर जो है ना, ये सारी सर्जरी का नहीं बोल सकते कि कुछ 4-5 ऐसे लकीरें हो जो जैसे प्री ऑपरेटिव, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की सानिया ने, जैसे प्री ऑपरेटिव सबका मोर और लेस आप लोग सेम बोलते हो कि ये एनेस्थीसिया फिटनेस और एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर जब हम शिफ्ट करके उसका पेन ड्रेप करके ये हम सबका सेम बोलते हैं। तो इस तरह जनरल पोस्ट ऑप केयर सबकी सेम बनाओ, और विद वेरी फ्यू डिफरेंसेस कि चलो जिसका मैश रखा है उसका कुछ फॉलो अप आप कर दो, ये जिसका सेक्रोस्पाइनस है उसको बता दिया कि वजाइनल हुआ है तो उसकी ये केयर ऐड ऑन कर दो, या जिसका स्पेसिफिकली वॉल्ट के लिए हुआ है तो फिर आप उसमें आप ऐड कर दोगे कि जिसके लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होंगी। तो यस आप ये बिल्कुल अच्छी बात की है कि आप एक जनरल सबका बना के तो फिर उसमें छोटी छोटी चीजें अलग अलग ऐड कर दो।
मैडम ये इंटीरियर और जो पोस्टीरियर रिपेयर्स है इनके फॉलोअप में फिर मैं क्या बताऊं मैडम, वही जनरल मॉडिफिकेशन, जनरल मेयर्स जो कहते हैं। एंटीरियर रिपेयर में यस आपने मोर फ्लूइड इनटेक, यूटीआई से बचाना और कीगल एक्सरसाइजेस लेटर ऑन आप ऐड ऑन करते रहोगे। पोस्टीरियर रिपेयर के अंदर इनिशियली कॉन्स्टिपेशन से आप कह देते हो कि वो ना हो ताकि उसका स्टिचेस रिपेयर वगैरह हो जाए और बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना हो नीचे, तो उस तरह की केयर इन स्पेसिफिक ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है। टीबीटी से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, वो भी टाइम आने वाली बात है। अगेन उसका भी आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि आपने बेसिकली नेक ऑफ ब्लैडर को ऊपर लेके जा रहे हो। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एनेस्थीसिया इवन विदाउट एनेस्थीसिया भी हो जाता है, मतलब लोकल में बिल्कुल थोड़ा सा पता नहीं क्या वो देते हैं। सो यू डोंट नीड लॉन्गर एनेस्थीसिया फॉर दिस। और सेकेंडली ये कि बट यू नीड गुड एक्सपर्टीज, यू नीड टू हैव द टीबीटी टेप विद यू। इसके अंदर आप सुप्राप्यूबिक 2 एब्डोमेन पे 5 बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के इंसिजन बनाते हो 5 सेंटीमीटर अपार्ट सुप्राप्यूबिक रीजन में एब्डोमेन पे। और वजाइनली जो इंसिजन होता है वो यूरिथ्रल सल्कस के साथ साइड पे नीचे 1 सेंटीमीटर के लैटरल एंड्स पे छोटे वर्टिकल इंसिजन होते हैं। एब्डोमेन का हॉरिजॉन्टल बनाते हैं छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के, वजाइना में 1 सेंटीमीटर के लैटरल इंसिजन होते हैं। एंड देन यू डू डाइसेक्शन एंड मेक टनल आउट ऑफ दोज out of those incisions। और फिर वो जो टीबीटी टेप होती है, it has got trocars at both ends, very long trocars, उसकी कुछ measurements भी होती है, वो मेजरमेंट देख लेना। और फिर वो जो पॉइंटेड ट्रोकार होता है वो एक लैटरल वर्टिकल इंसिजन से आप डालते हो। इनिशियली आप उसको डायरेक्शन उसका होता है पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल, और फिर उसके बाद आप उसको टुवर्ड्स द, इसका एक निशानी ये भी कहते हैं कि इप्सी लैटरल शोल्डर की डायरेक्शन में पेशेंट के आप ले जाओ। और फिर उसके बाद आप उसको ऊपर ले जाके रिट्रोप्यूबिक स्पेस में से पियर्स करके एब्डोमेन के ऊपर से निकाल लेते हैं, एब्डोमेन वाले इंसिजन से। इसी तरह दूसरी साइड कैन यू डू सिस्टोस्कोपी आफ्टर इंसर्शन ऑफ फर्स्ट ट्रोकार एंड सेकंड ट्रोकार के इंसर्शन से पहले भी आप सिस्टोस्कोपी कर लेते हो टू रिकन्फर्म के ब्लैडर को तो नहीं उसने पियर्स किया, अगर खुदा न खास्ता किया तो यू जस्ट सिंपली रिमूव द trocar and you make another canal। But in expert hands it has got very good success rate, and it's a very बहुत छोटा सा प्रोसीजर समझा जाता है एक्सपर्ट हैंड्स में, और बड़ा अच्छा सक्सेस रेट। आई डोंट रिमेम्बर, एक हमारे डॉक्टर क्या करते थे एंड आई हैव सीन हिम डूइंग इट। दो जो एक्सपर्ट हैंड्स होते हैं दे डू इट सो ब्यूटीफुली कि वो फिर लगता है कि क्या मजे का प्रोसीजर है, बट अगेन यू नीड टू हैव द एक्सपर्टीज। यूरोलॉजिस्ट करते थे वो, नॉट द गायनेकोलॉजिस्ट, बट यस यूरो गायनेकोलॉजिस्ट शुड बी डूइंग इट। एक्चुअली टीबीटी की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी हो जाती है रिस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज इट्स ऑल्सो वेरी गुड प्रोसीजर। इसमें जो बताने का कॉन्सेप्ट है, अगर एग्जाम में बताना है, वो यही है कि नेक ऑफ ब्लैडर ऊपर लेके जा रहे हैं, एब्डोमेन पे छोटे छोटे 2 इंसिजन 5 सेंटीमीटर अपार्ट, वजाइना में यूरिथ्रल सर्कल्स के सल्कस से नीचे 1 सेंटीमीटर के वर्टिकल इंसिजन, और उसके लॉन्ग आपने ट्रोकार लेके जाना है। ठीक है डॉक्टर रूपा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी। मैडम मेरी एक सीनियर ने कोई कोर्स अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो वो कोट कर रही थी एक बहुत फेमस गायनेकोलॉजिस्ट के बात के, अगर 60 इयर्स के ऊपर आप किसी पेशेंट को पेस्ट्री दे दो फॉर द प्रोलैप्स, तो मैं तो उसको वैसे स्ट्रेट अवे एग्जाम में फेल कर दूं। तो मैं उनसे डिस्कस कर रही थी अपने सीनियर से कि मैडम अभी रिसेंटली हमें एक क्वेश्चन दिया आया था एग्जाम में कि कोमॉर्बिड पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, और वो रह भी जिस तरह से ये जाइलम्स होते हैं उसमें रह रही है, फॉलो अप भी नहीं कर सकती वो पेस्ट्री का एवरी 3 to 6 months। तो भाई इस तरह के पेशेंट के लिए वो सर्जरी भी नहीं ले सकती। यानी क्वेश्चन में बड़ा क्लियर करता है कि पेशेंट टोटली अनफिट है फॉर एनेस्थीसिया और मोर्बिड ओबेसिटी भी है उसकी, तो फिर उसके लिए हमारे पास किस प्रोसीजर की चॉइस रह जाती है? देखो मेरी बात सुनो, जो भी प्रोलैप्स के पेशेंट्स आते हैं ना, अभी ये तो आज तो हमारी क्लास ही सिर्फ सर्जरी की थी, इसलिए हमने पेस्ट्री की बात ही नहीं की। पेस्ट्री की बात हमने पिछली क्लास में की थी। डेफिनेटली पेस्ट्री इज बेटर इवन फॉर वॉल्ट एट टाइम्स, पेस्ट्री इज बेटर वॉल्ट प्रोलैप्स में। सो बिकॉज पेस्ट्री आपको सर्जरी से बचा देती है। उसके अंदर फॉलो अप को इतना मुश्किल फॉलो अप नहीं है। शी डजंट इवन नीड, शी मे नॉट नीड टू कम टू यू डायरेक्टली फॉर द फॉलो। वो अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके पुरानी पेस्ट्री निकलवाए, इवन कहते हैं कि उसी पेस्ट्री को धो के अंदर रखवा ले। So there cannot be, whenever a patient has come to you with prolapse and she is absolutely not fit for surgery, अगर वो सर्जरी के, तो you have to tell her कि फिर की कोई दुनिया में आसमान से इलाज नहीं आएगा। At least follow up is important for the pessary।
However, if she's fit for anesthesia and she's not compliant and she may not be able to come back for the follow-up, then you can suggest surgery. But फिर जबरदस्ती नहीं कि पैसरी रखवाए. लेकिन अगर सर्जरी बिल्कुल contraindicated है because of many reasons, or she needs treatment for the prolapse, तो फिर कोई आसमान से तो ट्रीटमेंट नहीं आएगी. फिर आप उसे कहोगे कि फॉलोअप ऑफ द पैसरी इज नॉट कोई इतनी अनहोनी चीज नहीं है. उसके अंदर आप यू कैन गो टू नियर बाय डॉक्टर, आप उससे वही वाली पैसरी निकाल के, वो इवन स्टेलाइज भी, वो उसको वॉश करे टैप वाटर से और वही पैसरी वापस रख दे. दिस इज द फॉलोअप ऑफ द पैसरी. मैम मुझे भी याद पता है, मैंने अपने एग्जाम में इसका आंसर पैसरी ठीक किया था, क्योंकि मेरा ख्याल था पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन ही यही बच रही है. तो अभी मैं बड़ी वो परेशान होगी जब उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है कि 40 इयर्स से देखो नीचे किस की कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त बात हो रही हो. बहुत सारी चीजें हम लोग इस वक्त क्लास में कर रहे होते हैं डिफरेंट सिनेरियो से रिलेटेड. हर जी पेशेंट मैम. से डिफरेंट है. वी नेवर नो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा था, और मे बी आपकी सीनियर ने क्या पिक भी किया, जी मैडम पिक जो भी किया हो. किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं. बट अगर बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कोई चीज पेशेंट के लिए, तो फिर आपको कुछ तो ट्रीट करना है ना. हाउएवर फिर वंस शी गेट्स फिट फॉर सर्जरी, फिर आप उसकी सर्जरी प्लान कर लो. मैम वो ये कह रही थी कि देखिए यूट्राइन कंजर्वेशन की दो ही चीजें होती हैं, या आपको फर्टिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है, या आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर योर साइकिल. अब एक मेनोपॉजल पेशेंट जिसकी ना फर्टिलिटी है और ना साइकिल है. यही रुक जाओ. लेकिन अगर वो बजाय यूवी प्रोलैप्स के साथ है और मेजर सर्जरी से वो बच सकती है विद पैसरी, हम यहाँ पैसरी इसलिए नहीं रख रहे कि हमने उसकी यूट्रस बचानी है. अगेन देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो ट्रीटमेंट आप देने लगे उसको उसकी. हम यहाँ पैसरी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो मेजर सर्जरी से बच जाए. हम यूट्रस बचाने के लिए तो नहीं रख रहे. अब एक 60 ईयर ओल्ड खातून आई है यूवी प्रोलैप्स के साथ, तो आप उसको पैसरी एडवाइस इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि आपने उसकी यूट्रस बचानी है. जी मैम, मैं तो उसको प्रोलैप्स करना है और उसको सर्जरी से बचाना है जो उसके लिए फिट नहीं है. जी ठीक मैम, ठीक. यही कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रही थी. ठीक है. ठीक है. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द प्रोसीजर्स. हमारा फिस्टुला रह गया. फिस्टुला की 15 मिनट की डिस्कशन है, वो अगली जो भी क्लास होगी उससे पहले कर लेंगे. ठीक है. मैम ये यूरोडायनामिक के जो ग्राफ्स हैं वो जरा प्लीज काइंडली करा मैम दीजिए. नेक्स्ट क्लास में यूरोडायनामिक्स और फिस्टुला करा दें. ये भी ठीक है. गुड, वो कर लेंगे. ठीक है. और मैडम प्लीज आपके ना लेक्चर्स नहीं अपलोड हुए, प्लीज वो भी कर दें. वो हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे. जी मैम, थैंक यू. मैम थैंक यू सो मच. वेलकम. थैंक यू मैम. चलो खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.